आज रात हम उन पुरुषों के अंधकारमय इतिहास में उतरेंगे जिन्होंने पापल तियारा पहनना केवल आत्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण, शोषण और धोखे के लिए किया। इतिहास के सबसे कुख्यात पोपों के कार्य, वेटिकन की जंगली पार्टियों से लेकर छिपी हुई गठबंधनों तक, यह एक कठोर याद दिलाते हैं कि सेंट पीटर की थ्रोन पर बैठे हर व्यक्ति पवित्रता का प्रतीक नहीं था। कुछ ने तानाशाही का प्रयोग किया, तो कुछ विकृत व्यवहार में लिप्त रहे और कुछ ने तो हथियारों का वेश भी धारण किया। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी स्थान और वर्तमान टाइम जोन भी बताएं, जबकि हम कुछ कम रोचक कहानियों पर काम कर रहे हैं ताकि आराम मिल सके। आज की कहानी वाकई में आकर्षक होने का वादा करती है। लाइटिंग को समायोजित करें, एक सौम्य फैन चलाएं ताकि माहौल में आवाज बने और चलिए हमारे साझा अन्वेषण में शामिल होते हैं। पोप जॉन डो अपराध का किशोर पोप का प्रवेश करें। केवल 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिना अनुभव, आत्मिक गहराई या धर्मपरायण जीवन जीने की इच्छा के पश्चिमी दुनिया के प्रभावशाली शिखर पर पहुंच गए। ऑक्टावियनस, जिसे बाद में जॉन 12वां के नाम से जाना गया, ने 9 स्वापचिन में अपने शक्तिशाली पिता अल्बर्ट द्वितीय स्पाल्टो की साजिशों के तहत पापल पद संभाला, जिन्होंने अपने मृत्युशैया पर अपने पुत्र के पापल पदोन्नति का आयोजन किया। हालांकि श्रद्धा की विरासत के बजाय उसके शासनकाल में मिसकंडक्ट, क्रूरता और अनियंत्रित अपमानजनक गतिविधियों का तूफान आ गया। जॉन 12वां ने पाप को एक दिव्य बुलाहट के रूप में नहीं बल्कि एक खिलौना समझा और उसने पापल निवास, लेटरान महल को अधर्म का अड्डा बना दिया, जैसा कि समकालीन रोम के इतिहासकारों ने लिखा है। कोर्टिजन्स, कामकाजी महिलाएं, को इसके पवित्र हॉल में मनोरंजन किया गया। पवित्र वस्तुएं अपनी विलासिता के लिए नीलाम की गईं और सुसमाचार प्रचार के बजाय उसने अपने सांसारिक सुखों में डूबा रहा। सुसमाचार की रिपोर्टें एक ऐसे पोप का चित्रण करती हैं जो पगड़ी अनुष्ठान, मद्यपान की रेवड़ियों और अपने बिशपों के साथ जुआ खेलता था, जिससे नैतिक और राजनीतिक संकट पैदा हुआ। उसके कार्यों से प्रमुख सहयोगी, विशेष रूप से होली रोमन सम्राट ऑन्टो प्रथम, नाराज हो गए। उनका गठबंधन टूट गया जब पोप ने गुप्त रूप से ऑन्टो के विरोधियों के साथ मिलकर काम किया, जिससे ऑन्टो ने रोम पर मार्च किया और पोप के कथित पापों जैसे सिमोनी, हत्या, व्यभिचार और राक्षस बुलाने की जांच शुरू की। उसे अस्थायी रूप से पद से हटा दिया गया, लेकिन बाद में रोम के भीड़ के समर्थन से फिर से सत्ता में आया, अपने शत्रुओं का बदला लेते हुए उन्हें म्यूटिलेट, अंगभंग और फांसी दी। पोप जॉन 12वां का शासन दुराचार और क्रूरता से भरा था और 964 में एक घिनौने मौत के साथ समाप्त हुआ, जिसमें विरोधाभासी रिपोर्टें बताती हैं कि उसे ईर्ष्यालु पति ने मारा या उसने व्यभिचार करते समय स्ट्रोक का शिकार हुआ। उसकी लापरवाह और धोखेबाज जिंदगी ने पापावली को कलंकित कर दिया और यह चर्च के इतिहास में एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। इसके विपरीत पोप बेनेडिक्ट आई, जिनके बार बार पोप पद संभालने के लिए जाना जाता है, पोपल इतिहास में सबसे अजीब और भ्रष्ट व्यक्तित्वों में से एक के रूप में खड़ा है, जो अपने कुख्यात नाम के बावजूद पद पर चढ़ने और गिरने के पैटर्न से चिह्नित है। उन्हें डिस्ग्रेस या अपमान माना जाता है और उनके शासनकाल के दौरान उन पर बलात्कार, व्यभिचार और काले जादू का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने वेटिकन क्षेत्र के भीतर कुख्यात आयोजन किए और जनता की भारी निंदा का सामना किया, यहाँ तक कि रोमवासी, जो आमतौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को सहन कर लेते हैं, उनकी पद से हटाने की मांग करने लगे। बेनेडिक्ट सुधार में कोई रुचि नहीं दिखाते थे
बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि की खोज में लगे रहते थे। शुरुआत में एक विद्रोह द्वारा उन्हें हटाया गया, लेकिन वे बार-बार सत्ता में लौटते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि बोरेस्टी की बेनेडिक्ट आईएक्स ने अपने गॉडफादर आर्च प्रीस्ट जॉन ग्रेसियन को सोने के बदले पोप पद बेचकर चर्च की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, जो बाद में पोप ग्रेगरी छठे बने। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने रोम में शांति बहाल की, लेकिन इस लेन-देन ने चर्च के भीतर वैधता का संकट खड़ा कर दिया। बेनेडिक्ट की निर्णयहीनता ने उन्हें बिक्री के बाद 2 बार फिर से पद पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने पर मजबूर किया, जिससे एक उथल-पुथल भरा समय आया जिसमें 3 पुरुष एक साथ पोप बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सम्राट हेनरी ता ने हस्तक्षेप किया और एक परिषद का आयोजन किया, जिसने सभी दावेदारों को पद से हटा दिया और एक नई शुरुआत की। वर्षों के दौरान विभिन्न गुटों के नियंत्रण के बदलने के कारण बेनेडिक्ट आईएक्स को कई बार बहिष्कृत किया गया, और इस तरह उनका वंशावली न केवल सबसे डिसग्रेसफुल, अपमानजनक पोपों में से एक बन गया, बल्कि सबसे अजीब, लालची और साहसी भी साबित हुआ। उसके कार्यों ने पापल सिंहासन को एक वस्तु के रूप में मानते हुए रोम की स्मृति पर स्थायी छाप छोड़ी। उसे एक ऐसे पोप के रूप में चित्रित किया जिसने पवित्र पद को मात्र एक वस्तु में बदल दिया, एक आत्मा की नीलामी हो रही हो। छठे पाप काल में रॉड्रिगो बोर्दिया, जिन्हें पोप अलेक्जेंडर छठे के नाम से जाना जाता है, कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खड़ा है। 1492 से उनके शासनकाल को परिवारवाद, रिश्वतखोरी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने चिह्नित किया, न कि आध्यात्मिक उत्कृष्टता। अलेक्जेंडर का पोप बनना सदाचार से नहीं, बल्कि चर्च के भीतर प्रभाव खरीदने से हुआ, जिसमें उनके चुनाव में संदिग्ध सौदे और भव्य रिश्वतें शामिल थीं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने परिवार की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया और आध्यात्मिक नेतृत्व की कम परवाह दिखाई। उन्होंने चिसारे और लुक्रेशिया जैसे स्वीकृत बच्चे पैदा किए जो विवादास्पद गतिविधियों में शामिल थे, और इस तरह परिवार की कुख्यात प्रतिष्ठा में इजाफा किया। स्वयं पोप ने भी घिनौने व्यवहार में भाग लिया, जैसे कि कुख्यात चेस्टनट भोज जैसे भव्य आयोजन, जहां वेश्याएं मेहमानों का मनोरंजन कर रही थीं जबकि वह देख रहे थे। अपनी प्रशासनिक कुशलताओं और पोपल राज्यों को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद अलेक्जेंडर की विरासत उनके भ्रष्ट आचरणों के कारण धूमिल है। 1503 में उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जब उन्हें कथित तौर पर जहर दिया गया, जबकि वे किसी प्रतिद्वंद्वी की हत्या की योजना बना रहे थे। यह दिखाता है कि मृत्यु के बाद भी उनके शी एक अंधेरा साया रहता है। बोर्जिया नाम उस खंडहर चैपल से चिपका रहा, जैसे कि लिंगरिंग धुआं। बिना अधिक हंगामे के दफन किया गया। उसकी शरीर इतनी सड़ चुकी थी कि कहा जाता है कि वह उसकी कफन में फिट नहीं आती थी। पोप अलेक्जेंडर सीजेस इतिहास में सबसे घिनौने पोप के रूप में बदनाम है। उन्होंने न केवल चर्च की ईमानदारी को धूमिल किया, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग भी किया। अपने शासनकाल के दौरान वेटिकन एक महत्वाकांक्षा, वासना और छुपे हुए हत्याओं का केंद्र बन गया। पोप स्टीवन सिक्स, जिन्हें भयानक परीक्षण के लिए जाना जाता है। जबकि कुछ पोप घोटाले लालच से भरे थे, तो कुछ वासना के कारण हुए थे। जो पोप स्टीवन सिक्स ने किया वह इतना डरावना और अजीब था कि यह रंगमंच का रूप लेता हुआ प्रतीत होता है। उस परीक्षण को कैडावर सिनोड के नाम से जाना जाता है, और यह इतिहास में एक अनूठा घटना है। 807 के उथल-पुथल भरे वर्ष में रोम विभिन्न गुटों में विभाजित था। स्टीवन सिक्स, एक पोप जिसे प्रभावशाली स्पोलिटन परिवार का समर्थन प्राप्त था, अपने पूर्ववर्ती पोप फॉर्मोसस के खिलाफ बदला लेना चाहता था। हालांकि एक बड़ा अवरोध था।
फॉर्मोसस मृत थे। अडिग रहते हुए स्टीवन ने फॉर्मोसस के सड़ चुके शरीर को कब्र से निकालने का आदेश दिया, उसे पूरी पोप की पोशाक में सजाया और उसे ट्रायल के लिए लाटेरान बेसिलिका ले जाया गया। एक मृत पोप जो सहायकों द्वारा समर्थित सिंहासन पर बैठा था, पर झूठी गवाही देने, कैनन कानून का उल्लंघन करने और अवैध रूप से पोप पद का दावा करने का आरोप लगाया गया। एक डीकन ने शव का प्रतिनिधित्व किया और स्टीवन के आरोपों का जवाब देते हुए दर्शकों को चौंकाया। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ा, शरीर झुकने और हिलने लगा। अंत में पोप स्टीवन सिक्सिक ने फॉर्मोसस को दोषी ठहराया। सजा में शरीर को उसके वस्त्रों से उतारना, आशीर्वाद देने वाले उंगलियों को काटना और शरीर को टाइबर नदी में फेंक देना शामिल था। भले ही यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन यह घटना राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई थी। स्टीवन का फॉर्मोसस का निंदा करना सभी पुरोहितों को निरस्त कर देता था जिन्होंने उसे अभिषिक्त किया था, जिससे उसके अपने अनुयायियों के लिए स्थान बनता था। इस भयावह कृत्य और जनता की गहरी नाराजगी ने रोम में दंगे भड़का दिए। महीनों बाद स्टीवन को कैद कर लिया गया और अंततः उसके दुश्मनों ने उसे गला घोंटकर मार डाला। गिरजाघर ने इस घटना को मिटाने की कोशिश की, दोनों ही अर्थों में, फॉर्मोसस के शरीर को कब्र से निकालकर सम्मान के साथ पुनः दफनाकर। बाद के पोपों ने स्टीवन के फैसलों को पलटा और इसी तरह की परीक्षाओं को होने से रोक दिया। हालांकि नुकसान हो चुका था और पोप स्टीवन छठे का वारिस उनके नेतृत्व या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि मृत शरीर को मुकदमे में खड़ा करने के दृश्य के लिए याद किया जाता है। यह घटना वेटिकन को हास्यास्पदता का मंच बना गई, यह दिखाते हुए कि मृत्यु के बाद भी पापा सत्ता राजनीतिक उथल-पुथल से अछूती नहीं थी। इसके विपरीत पोप अर्बन छठे, जिन्हें सफेद तानाशाह के नाम से जाना जाता है, ने अपने कुकर्मों को आकर्षण या विलासिता के पीछे नहीं छुपाया जैसे कई अन्य भ्रष्ट पोप करते थे। उनका शासन, जो 1371 में शुरू हुआ, जनता हताशा के प्रति शत्रुता, पागलपन और क्रूर हिंसा से भरा था। अर्बन का पोप पद पर आरोहण एक तनावपूर्ण समय में हुआ, जब कार्डिनल्स रोम की अशांति से डर रहे थे और उन्होंने स्थानीय लोगों को शांत करने की आशा से इतालवी बार्टालो प्रिनानो का चुनाव किया। हालांकि अर्बन एक अस्थिर, संदेहपूर्ण और क्रूर नेता साबित हुए, जिन्होंने सलाह को नजरअंदाज किया, अपने कार्डिनल्स का सार्वजनिक अपमान किया और मामूली गलतियों के लिए अपने कर्मचारियों को शारीरिक रूप से दंडित किया। उनका शासन अडिग शत्रुता से चिह्नित था और उनकी पागलपन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही कार्डिनल्स पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उनके चिंताओं को दूर करने के बजाय अर्बन ने हिंसा का सहारा लिया, विशेष रूप से जब कई कार्डिनल्स के विरोध का सामना किया। कठोर सजा लागू करते हुए उसने उन्हें जेल में डाल दिया और साइकिया में यातना दी। समकालीन खातों में वेटिकन की दीवारों के भीतर गूंजती भयावह चीखों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्रूर मारपीट और धीमी भूखमरी का चित्रण है, जबकि 5 व्यक्तियों को उचित प्रक्रिया के बिना ही फांसी दी गई। अर्बन के अस्थिर व्यवहार ने उनके चुनाव की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। इस संदेह के कारण एक समूह कार्डिनल्स भाग गए और एक प्रतिद्वंद्वी पोप, क्लेमेंट तीसरे, को अविग्नन में नियुक्त किया, जिससे पश्चिमी फूट का संकट शुरू हुआ। लगभग 4 दशक तक यूरोप 2 या कभी-कभी 3 विरोधी पोपों के बीच विभाजित रहा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों ने अलग-अलग दावेदारों का समर्थन किया। सतह के नीचे क्राइस्टेंडम की एकता धीरे-धीरे टूटने लगी। अर्बन छठे की असफलता ने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। उसने अपने विरोधियों को निष्कासित करने का निर्णय लिया और अपने शासन को बढ़ते अलगाव के साथ चलाया। अपने चारों ओर चाटुकारों और कठपुतली अधिकारियों को खड़ा किया,
जैसे जैसे उसकी मानसिक शक्ति कम होने लगी, वैसे वैसे उसके शासन की ईमानदारी भी कमजोर होने लगी, जिससे उसके सहयोगी दूर हो गए। रोम का स्थिरता भंग हुई और पोप पद की छवि क्रूरता के साथ धूमिल हो गई। वह 1379 में अकेले, कड़वे और बदनाम हो गए। हालांकि अर्बन छठे के युग को अक्सर बाद की विभाजन के कारण नजरअंदाज किया जाता है, उनके कार्य, जो क्रोध, क्रूरता और शक्ति की भूख से प्रेरित थे, उनके कारण चर्च में उथल-पुथल हुई। वह केवल एक दोषपूर्ण पोप ही नहीं, बल्कि एक तानाशाह के रूप में उभरे, जो पवित्रता के मुखौटे के पीछे छुपा था, और उन्होंने पोपल इतिहास में एक स्थायी दाग छोड़ दिया। इसी तरह पोप लियो 10वें, जिनका जन्म जियोवान्नी डी मेडिसी के रूप में हुआ था, ने 1513 में लियो 10वें के रूप में पोप का पद संभाला, न केवल एक आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में, बल्कि एक भव्यता और अधिकार के पद के रूप में। फ्लोरेंस के एक प्रमुख परिवार से आने वाले लियो ने पोप का ताज पहनने से पहले ही रेनेसांस के राजकुमार का सार धारण कर लिया था। उनका कथन, ईश्वर ने हमें पोपल पद दिया है, आइए हम इसका आनंद लें, उनके पोप कार्यालय के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे वे आनंद का स्रोत मानते थे। पोप लियो 10वें ने पोपल कोर्ट को एक भव्य तमाशा में बदल दिया, जहां ऐश्वर्य का राज था। हॉल सोने की बूंदों से सजाए गए थे, अंतहीन भोज और राफेल जैसे कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियों से भरे हुए थे, जबकि वह कविता, भव्य समारोहों और कला प्रदर्शनियों की सराहना करते थे। उनके शासनकाल में वित्तीय प्रबंधन में खामियां और आध्यात्मिक संकट भी थे। अपनी रेनेसांस की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में लियो ने चर्च के कोष को खाली कर दिया। उन्हें पुनः भरने के लिए उसने इंडल्जेंसेस बेचने का सहारा लिया, ऐसे प्रमाण पत्र जो पैसे के बदले पापों के लिए कम सजा का वादा करते थे। इस विवादास्पद प्रथा ने भारी आक्रोश पैदा किया। अंततः मार्टिन लूथर के 95 थीसिस को चर्च के द्वार पर चिपकाने के साहसिक कार्य की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने विरोध जताया। इन मुद्दों को संबोधित करने के बजाय पोप लियो 10वें ने लूथर को एक नशे में धुत जर्मन करार दिया और बाद में उसे निष्कासित कर दिया। उसका अभिमानी जवाब उल्टा पड़ गया, जिसने सुधार आंदोलन को जन्म दिया और पश्चिमी ईसाई धर्म को अपरिवर्तनीय रूप से विभाजित कर दिया। उसकी भव्यता और करिश्मा के बावजूद लियो का वंशावली उस विभाजन से छाया हुआ है, जो उसकी अत्यधिक अभिमान और आध्यात्मिक अनुग्रह के व्यावसायीकरण का परिणाम था। लियो 10वें, जो गिरजाघर के मंच पर एक केंद्रीय व्यक्तित्व थे, चर्च के भीतर उभर रहे फाटकों को देखने में असमर्थ रहे और अंततः ज़राक्स में कर्ज में डूबे हुए और उस उथल पुथल की गंभीरता से अनजान होकर निधन हो गया, जिसे उन्होंने भड़काया था। पोप सर्गियस तीसरे को यूरोप के नैतिक पतन का मूल माना जाता है, जिसे पोर्नोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। उनके भ्रष्ट शासन ने 10वीं सदी की शुरुआत में स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने नौचार में अपने विरोधियों को समाप्त कर शक्ति संभाली, जिससे रोम के कठोर राजनीतिक क्षेत्र में पोप का पद एक वांछित इनाम बन गया। मोरोजिया, जो प्रभावशाली थियोफिलैक परिवार की सदस्य थी, के साथ उनके घिनौने संबंध ने सर्गियस की प्रतिष्ठा को और भी धूमिल कर दिया। उनके अवैध संबंध ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में पोप जॉन 11वें के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह दिखाते हुए कि सर्गियस के शासन के दौरान भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सर्गियस ने पोप फॉर्मोसस का बदला लिया और एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें पुनः दोषी ठहराया, जिससे उसकी शक्ति का दुरुपयोग स्पष्ट हो गया। उनके प्रशासन को चर्च के पदों की बिक्री, वफादार लोगों की नियुक्ति और वेटिकन के भीतर अनैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बदनाम किया गया।
पोप की पवित्र संस्था को सर्गियस के नेतृत्व में परिवारवाद और अनैतिक सौदों का केंद्र बना दिया गया था। अपने शासन के दौरान सर्गियस ने पोप की गरिमा के पतन को देखा, जो 952 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। हालांकि वह सत्ता में बने रहे और भयभीत भी, लेकिन उन्हें कभी भी सच्चे सम्मान से नहीं देखा गया। प्रसिद्ध बोर्जेस और मेडुचे पोप्स के विपरीत पोप सर्गियस तीसरे के शासन ने लगभग 6 दशक तक एक ही रोमानी परिवार द्वारा पोप पद पर कब्जा बनाए रखा, जिसमें चालाकी, प्रलोभन और वंशवाद का प्रयोग किया गया, जिससे पोरनोकरी का युग शुरू हुआ। पोप बोनाफिसिस सातवें, जिन्होंने खुद को पृथ्वी पर भगवान घोषित किया, इस भ्रष्टाचार, वासना और वंशानुगत पाप की विरासत का हिस्सा थे। पोप बोनाफिसिस छठे ने 1294 में अपने पूर्ववर्ती के दुर्लभ इस्तीफे के बाद एक संकटग्रस्त पोप पद संभाला। अपने विनम्र पूर्ववर्ती के विपरीत बोनाफिसिस छठे ने पोप का सिंहासन सेवा के सहा के बजाय प्रभुत्व का उपकरण माना। उसके भव्य बयान, मैं पहला सम्राट हूं, मैं पहला सम्राट हूं, ने उसके इन्फ्लेटेड ईगो को दर्शाया, जिसे उसकी बैल यूनाम सैंक्टम ने और भी अधिक उजागर किया, जिसमें उसने अपने अधिकार को सभी के ऊपर, जिसमें राजा और सम्राट भी शामिल हैं, घोषित किया। बोनाफिस छठे की यूरोपीय सम्राटों को नियंत्रित करने की कोशिशें, विशेष रूप से फ्रांस के राजा फिलिप चौथे के खिलाफ विफल रहीं, क्योंकि फिलिप एक चालाक और निर्दयी शासक पॉप के फ्रांसीसी पुरोहित वर्ग पर कर लगाने के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। यह संघर्ष 1303 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, जब फ्रांस के राजा के साथ गठबंधन किए हुए एक समूह हथियारबंद पुरुषों ने अनाग्नि में पापल निवास पर धावा बोला और 3 दिनों के तनाव के दौरान पॉप को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई, जो पापल अधिकारिता को एक महत्वपूर्ण झटका था। अपने को परास्त करने की कोशिश में राजा द्वारा कैद और बदनाम किए गए पोप बोनाफिस सातवें का भाग्य कठोर था। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन नुकसान अपरिवर्तनीय था और उसकी मृत्यु जल्दी ही बीमारी या अपमान के बोझ से हो गई। दुखद बात यह है कि उसकी गिरावट उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रही। उसके शत्रुओं ने बाद में उसके शव को खोज निकाला और उस पर सल्फर की गंध का आरोप लगाते हुए उसे निंदा का दोषी ठहराया। इसके अलावा डांटे अलिगिएरी की डिवाइन कॉमेडी में बोनाफिस को नरक के 8वें शहीन चक्र में डाल दिया गया, जो भ्रष्ट चर्च के व्यक्तियों के लिए निर्धारित है। पापल अहंकार को उसकी सीमाओं तक पहुंचाने के लिए जाने जाने वाले बोनिफेस सप्तम का शासन एक चेतावनी भरी कहानी है कि पवित्र शक्ति का प्रयोग विनम्रता के बिना करना कितना खतरनाक हो सकता है। पोप इनोसेंट की अपने नाम के बावजूद सदाचार से दूर था। 1100 में सत्ता में आने के बाद वह पोप इतिहास के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्तियों में से एक बन गया। अन्य भ्रष्ट पोपों के विपरीत इनोसेंट ने वैश्विक स्तर पर शक्ति की खोज की और अपने मुख्य हथियार के रूप में पवित्र युद्ध का उपयोग किया। उल्लेखनीय है कि उसने होली लैंड को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से चौथे क्रूसेड का आयोजन किया, लेकिन यह अभियान बहुत ही भटक गया। जेरूसलम पहुंचने के बजाय क्रूसेडरों ने 1204 में कंस्टेंटिनोपल पर हमला किया और लूटपाट की और ईश्वर के नाम पर नृशंस अत्याचार किए। यह सैन्य असफलता एक गहरे आध्यात्मिक विश्वासघात में बदल गई, जिसने इनोसेंट की विरासत को रक्तपात और हिंसा के साथ धूमिल कर दिया। क्रूसेडर्स की जीत और युद्ध के सामान प्राप्त करने के समाचार सुनकर उस व्यक्ति का प्रारंभिक क्रोध अल्बाजेंसियन क्रूसेड के भयावह घटनाओं से ओवरशैडोड हो गया, जो कि यूरोप के भीतर ही शुरू हुआ था, न कि मध्य पूर्व में। दक्षिणी फ्रांस में कैथर्स द्वारा पाखंडी विश्वास फैलाने के जवाब में पोप इनोसेंट ने
योद्धाओं को उन्हें समाप्त करने का आदेश दिया। उन्हें सबको मार डालो, भगवान उन्हें सुलझा लेगा। 1209 में बीजर शहर पर क्रूर हमला, जिसमें 20,000 से अधिक लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उनके कथित धर्म त्याग के कारण निर्दयता से मारे गए। चर्च के अपने ही लोगों के प्रति रवैये में एक काला मोड़ था, जो इनोसेंट एडचाय के शासनकाल में हुआ। हालांकि उसने चर्च के अधिकार को सफलतापूर्वक केंद्रीकृत किया और कैनन कानून में संशोधन किया, लेकिन उसकी कार्यकाल को उन लोगों के खून खराबे से धब्बा लगा है जिन्हें दुश्मन माना गया, भले ही उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया हो। पोप इनोसेंट तीसरे ने न केवल चर्च का शासन किया, बल्कि उसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया। धर्म और उद्धार के नाम पर क्रूसेड्स की शुरुआत की, जो ईसाई इतिहास के गंभीर अध्याय के रूप में मौजूद हैं। बहुत पहले उस वीरान विस्तार के बीच, जो अब इराक है, बेबीलोन एक अद्भुत शहर के रूप में उभरा, जो किसी भी अन्य से अलग था। इस प्राचीन महानगर, जो जीवन से भरपूर और भव्यता में डूबा हुआ था, में जिग्गुरात, पुजारी, राजा और विद्वान थे, और इसके दीवारों के भीतर शक्तिशाली साम्राज्य फैल रहे थे, जबकि ऊपर सितारों की शांत नजरों के नीचे बेबीलोन के केंद्र में एक प्रसिद्ध चमत्कार था, लटकते बागान, जिसे विश्व का आश्चर्य माना जाता था। हवा में तैरते हुए चढ़ते हुए टेरेसों में बसे इस दिव्य स्वर्ग ने परंपरा को चुनौती दी और अपने भव्यता को देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जीवंत और विविध रंगों और जीवन शक्ति से भरपूर ये बागान एक अद्भुत दृश्य थे। ऊंचे खजूर के पेड़, सुगंधित मृग और बेलें जैसे पन्ना की झरनों की तरह गिर रही थीं, जिसने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाया। पानी, जीवन का सार, पत्थर के चैनलों से होकर बहता था और फलों के पेड़ को पोषित करता था, जो कठोर और शुष्क जलवायु का सामना कर रहे थे। इसे एक मानव निर्मित स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया, जो जमीन से ऊंचा उठता था, प्राकृतिक नियमों को चुनौती देता था। ये बागान इंजीनियरिंग और कल्पना का एक अद्भुत कार्य माना जाता था और प्राचीन दुनिया के आश्चर्यों में गिने जाते थे। हालांकि इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सपनों देखने वालों के बीच यह सवाल अभी भी कायम है, क्या यह अद्भुत सृजन वास्तव में अस्तित्व में था? इसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए न तो बेबीलोनियन रिकॉर्ड्स हैं और न ही कोई भौतिक अवशेष, बस दूर-दराज के यूनानी और रोमन लेखकों के खाते हैं, जिन्होंने सदियों बाद इन बाघों की प्रशंसा की। यह किंवदंती कायम है, शायद इसलिए क्योंकि इसकी कथा इतनी आकर्षक है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता। एक राजा द्वारा अपनी रानी से प्रेम में एक हरे-भरे अभयारण्य का निर्माण करने का विचार, उसकी मातृभूमि की हरियाली की लालसा में एक बंजर साम्राज्य में हमारी कल्पना को मंत्रमुग्ध कर देता है। यद्यपि हंगिंग गार्डन खो गए हैं या केवल एक मिथक हो सकते हैं, उनके चारों ओर का रहस्य अभी भी हमें आकर्षित करता है। इन बाघों का अन्वेषण करने के लिए हमें बेबीलोन शहर को समझना आवश्यक है, जो वर्तमान इराक में यूफ्रेट्स नदी के किनारे स्थित है। एक शहर था, कोई सामान्य शहर नहीं, बल्कि एक भव्य अभिव्यक्ति। विशाल दीवारें, जिन पर रथ दौड़ाने के लिए पर्याप्त चौड़ी थीं, भव्य मंदिर और प्रसिद्ध स्तर गेट, जो गहरे नीले रंग में रंगा हुआ था और उसमें शानदार सोने के शेर और ड्रैगन सजे हुए थे। बेबीलोन मेसोपोटामिया का कीमती रत्न था, नियो बेबीलोनियन साम्राज्य का गर्व का स्रोत। राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इस शहर पर 6वीं सदी ईसा पूर्व में शासन किया। सी ई, जिसे व्यापक रूप से लटकते बाघों के निर्माण के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। अपनी वास्तुकला कौशल और विजय के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने बाबुल को डिजाइन और इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाने वाली एक परिवर्तनकारी जगह में बदल दिया। उनके नेतृत्व में
बाबुल एक अभूतपूर्व भव्यता के शहर के रूप में फलने फूलने लगा, जिसमें ऊंचे मंदिर, भव्य महल और जिगराट शामिल थे, जो मिट्टी की, ईंटों और भक्ति की मूर्तियों जैसे भव्य संरचनाओं की तरह आकाश की ओर उठे हुए थे। जटिल पत्थर के काम और समारोहपूर्ण भव्यता के बीच एक विशेष कहानी सामने आती है। बाद के ग्रीक इतिहासकारों द्वारा अफवाहें उड़ी हैं कि नबूकदनेस्सर ने मीडिया के दूरस्थ जंगल वाले क्षेत्र की एक महिला से शादी की, संभवतः रानी अमितिस। कथित तौर पर वह अपने देश की हरी भरी पहाड़ियों की लालसा रखती थी, लेकिन बाबुल में उसे विशाल रेगिस्तान और अनंत रेत मिली। उसे खुश करने के लिए राजा ने न केवल एक बाघ बनाया, बल्कि एक विशाल और जटिल संरचना भी बनाई, इतनी विस्तृत कि वह हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी और उसकी याद आने वाली पहाड़ियों जैसी दिखती थी। यह बाघ रखा एक ज्वालामुखी भूमि में हरियाली का स्पर्श प्रदान करता था और एक प्रेम उपहार का प्रतीक था, जिसे चतुराई से इंजीनियर किया गया था। हालांकि इसकी अत्यधिक रोमांटिक प्रकृति के बावजूद इस कहानी का यह संस्करण समय के साथ बना रहा। ग्रीक इतिहासकार जैसे स्ट्राबो और डायोडोरस सिकुलस ने सदियों बाद इन बाघों का वर्णन किया, जिनमें सीढ़ियों जैसी टेरेसें स्वर्ग की ओर उतरती थीं और परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां पानी को सबसे ऊंचे स्तर तक उठाती थीं। उनके विवरण आत्मविश्वास से भरे थे, हालांकि उन्होंने कभी इन बाघों को खुद नहीं देखा हुआ था। तो क्या बाघ है? यह बाघ एक वास्तविक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति था या प्राचीन दुनिया की सबसे स्थायी कथा? बबील जैसी महत्वाकांक्षी नगर में इसका उत्तर इस रहस्यमय कहानी की जादूगरी से जुड़ा हुआ है। वह राजा जिसने परिदृश्यों को बदल दिया, शायद ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी कोशिश की हो। कथा और ऐतिहासिक खातों के बीच एक अद्भुत सृजन प्रतीत होता है कि फल फूल रहा था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो चट्टान, पानी और इच्छा से बना था। यदि प्रसिद्ध हंगिंग गार्डन वास्तव में मौजूद थे, तो वे केवल सुंदरता से परे जाकर प्राचीन इंजीनियरिंग की प्रतिभा को दर्शाते थे। कल्पना कीजिए कि एक रेगिस्तान में ऊंचा बाग उगाना, जिसमें न केवल जमीन पर पौधे हों बल्कि परिपक्व पेड़, झाड़ियां और फूलते हुए बेलें चट्टान के ऊपर लटक रही हों। वह भी तपती गर्मी, कम वर्षा और प्राकृतिक ऊंचाई की कमी के बीच। ऐसे बाग का संरक्षण केवल बागवानी कौशल से नहीं हो सकता था। इसके लिए नवाचार की आवश्यकता थी। ग्रीक लेखन से जानकारी मिलती है, जिसमें सीढ़ीनुमा टेरेस का विवरण है, जो वॉल्टेड ईंट और एस्फॉल्ट की नींव से समर्थित हैं। मिट्टी रणनीतिक रूप से गहरी थी ताकि ऊंचे पेड़ लगाए जा सकें, फिर भी सिंचाई प्रणाली वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उन्होंने यूफ्रेटिस नदी से पानी की सब पानी को बिना आधुनिक तकनीक के कैसे उच्चतम बाग तक पहुंचाया। संभवतः इसका समाधान प्राचीन आविष्कार जैसे आर्किमीडियन स्क्रू में छुपा था, एक स्पाइरल मैकेनिज्म जो घुमाव के माध्यम से पानी उठाता है। यदि बाबिलोनियों के पास ऐसी ही कोई विधि थी, जैसा कि ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है, तो इससे निरंतर जल प्रवाह संभव हो सकता था, जो स्तरों के बीच धारा प्रवाह धाराओं को पोषित करता था। यह जटिल प्रणाली निरंतर रखरखाव की मांग करती थी। बाघ की आड़ में छुपा एक गतिशील यंत्र, पत्थर के चैनल, छुपे हुए गटर और चौकस कर्मचारी पाइप और पौधों दोनों की देखभाल कर रहे थे। सब कुछ रहस्यमय पर्दे के नीचे। बाघ अपने आप में एक जीवन जैसा प्रतीत होता था। पत्तियां और फूल इस तरह हिलते जैसे बाहर वालों को सांस ले रहे हों। प्राचीन पर्यवेक्षकों के लिए यह जादुई दृश्य जैसा लग सकता था। एक तैरता हुआ जंगल जो पानी और दृढ़ता से एक पहाड़ में तराशा किया गया हो, और जो अन्य शहरों से इसे अलग बनाता था। आज के पुरातत्वविद इस आश्चर्य से आकर्षित हैं, सोचते हैं कि क्या ऐसी सुंदरता के लिए आवश्यक तकनीक बाबिलोन में
6वीं सदी ईसा पूर्व में मौजूद हो सकती थी? सी ई या फिर हम प्राचीन मनुष्यों की क्षमताओं का अनुमान कम लगा रहे हैं, जो महत्वाकांक्षा और राजा के प्रेम से प्रेरित थे। लटकते बाघों का आकर्षण केवल उनके शानदार दिखावे में ही नहीं बल्कि उन संदेशों में भी है जो वे संप्रेषित करते हैं, यह दिखाते हुए कि रेगिस्तान में भी असाधारण चीजें फल फूल सकती हैं। लटकते बाघों की भव्यता के बावजूद उनके इतिहास को एक रहस्यमय चुप्पी ने घेर रखा है, जिससे शास्त्रज्ञ सदियों से उलझे हुए हैं। जबकि ग्रीक और रोमन लेखकों ने बाद में उन्हें जीवंत रूप से वर्णित किया, उस युग के बाबुलियन खातों का अभाव है। वे ही लोग जिन्होंने इन बाघों का निर्माण किया और इनके बीच रहते थे। आश्चर्य की बात है कि ऐसी विशाल टेरेस बाग की मौजूदगी को प्रमाणित करने वाले कोई भी टेबलेट, शिलालेख या मंदिर रिकॉर्ड जीवित नहीं बचे हैं। यह चुप्पी विशेष रूप से चकित करने वाली है क्योंकि बाबुलियन अपने समाज के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण करने में बहुत सावधानी बरतते थे। मंदिरों, दीवारों और महलों का बखान करने के बावजूद राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय, जिन्हें अक्सर इन बाघों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ने अपने हजारों शिलालेखों में इस आश्चर्यजनक संरचना का उल्लेख नहीं किया। उनके खातों में टेरेस या ऊंचे स्वर्ग का कोई संदर्भ न होना बाबुल में इन बाघों की वास्तविक उपस्थिति पर सवाल खड़ा करता है। क्या यह संभव हो सकता है कि उसके उपलब्धियों का विस्तृत इतिहास उन लेखकों और पुजारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया हो, जिन्होंने बारीकी से बेबीलोनियन धार्मिक प्रथाओं के हर पहलू का दस्तावेजीकरण किया था? स्वर्ग जैसी किसी बाघ का उल्लेख न होना जटिल प्रश्न उठाता है। कुछ का मानना है कि ये बाघ जल्दी ही नष्ट हो गए होंगे और वे ग्रीक इतिहासकारों द्वारा बेबीलोन देखने से बहुत पहले ही गायब हो गए। वैकल्पिक रूप से ऐसी धारणाएं हैं कि ये बाघ बिल्कुल भी बेबीलोन में नहीं थे, बल्कि कहीं और थे, और विदेशी इतिहासकारों द्वारा गलत तरीके से उस स्थान को बेबीलोन माना गया, जो विश्वसनीय स्रोतों और खंडहरों से ऐतिहासिक कथा को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक सामान्य धारणा नीनवे की ओर इशारा करती है, जो असीरियन की राजधानी थी, जहां असीरियन राजा सिनाक्रिब ने उन बाघों का वर्णन किया है जो नहरों और जटिल जल ऊंचाई प्रणालियों से सिंचित थे। क्या यह संभव है कि ग्रीक लेखकों ने एक मेसोपोटामियन महानगर को दूसरे के साथ भ्रमित कर दिया हो? या यह भी संभव है कि वे बाघ पूरी तरह से रूपकात्मक थे, एक कथा जो बार बार सुनाई गई और अंततः उसकी प्रामाणिकता का आवरण ओढ़ ली गई? शायद वे कभी भौतिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे। संभव है कि वे सदैव एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे, एक किंवदंती जो दूरस्थ लेखक द्वारा मनोरंजन, प्रेरणा और आश्चर्यचकित करने के लिए बुनी गई हो। फिर भी किंवदंतियों का कभी भी महत्व से रहित होना संभव नहीं है। बाबुल की ऐतिहासिक अभिलेखागार में उद्यानों का उल्लेख न होने के बावजूद यूनानी इतिहासकार अपने खातों को दृढ़ता और उत्साह के साथ व्यक्त करते थे। हंगिंग गार्डन की सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक स्ट्रैबो का है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में एक भूगोलवेत्ता था। हालांकि उसने खुद इन उद्यानों को नहीं देखा था, उसने पूर्व स्रोतों से कहानियों को संप्रेषित किया। स्ट्रैबो ने क्रमशः ऊपर उठते हुए मंजिलों का वर्णन किया जो पत्थर के स्तंभों से समर्थित थे। उसने यूफ्रेट्स नदी से पानी निकालने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उल्लेख किया, जो संभवतः पानी उठाने वाली स्क्रू का सबसे पुराना उल्लेख हो सकता है, और एक ऐसे उद्यान का चित्रण किया जो इतनी विशाल और ऊंचाई पर था कि वह हवा में लटका हुआ प्रतीत होता था। एक और प्रेरक कथा डियोडोरस सिकुलस से मिली, जो उसी काल में लिख रहे थे, जिन्होंने पेड़ों को गहरे लगाते हुए जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया। घने पौधों के नीचे मिट्टी की परतें, रथों के लिए डिजाइन किए गए पत्थर के रास्ते और जटिल सिंचाई प्रणालियां थीं। उनके अनुसार एक राजा ने इन उद्यानों का निर्माण अपनी रानी को सुख देने के लिए किया था। दोनों लेखकों ने इस मानव निर्मित पर्वत की प्रशंसा की,
जो मेसोपोटामिया की समतल और शुष्क भूभाग के विपरीत एक संरचना थी। वास्तव में वे अकेले नहीं थे, क्योंकि यूनानी और रोमन लेखक भी इसी तरह की कहानियां साझा करते थे। हालांकि एकोस ही कहीं विरोधाभास था। ये विस्तृत विवरण सभी अप्रत्यक्ष थे, जिसमें से किसी भी लेखक ने बबीलोन जाने का अनुभव नहीं किया था जब उद्यान फले फूले थे। कई लेखकों ने उन उद्यानों के निर्माण के कई सदियों बाद लिखा, जब तक बबीलोन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था, सभ्यता के किनारों पर एक दूर की स्मृति बनकर रह गया था। क्या ये कहानियां मौखिक परंपराओं पर आधारित थीं, यात्रियों की बढ़ाई हुई कहानियां थीं, या समय के साथ खोए हुए एक कभी हकीकत की रचना के विकृत अवशेष थे? फिर भी ये खाते कायम रहे। यूनानियों के लिए जो व्यवस्था, सुंदरता और प्रकृति के साथ सद्भाव को महत्व देते थे, रेगिस्तान से उभरते हरे भरे सीढ़ीदार स्वर्ग का दृश्य मानवीय बुद्धिमत्ता और कलात्मक अभिव्यक्ति का अंतिम मिश्रण प्रतीत होता था। चाहे वे वास्तविक हों या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए, ये कहानियां पीढ़ियों के माध्यम से जीवित रहीं और हंगिंग गार्डन्स को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में स्थापित किया। एक ऊंचा खिताब जिसे आसानी से प्राप्त या भुलाया नहीं जा सकता। कभी कभी विश्वास प्रमाणों से नहीं बल्कि उस गहराई से उत्पन्न होता है जो यदि वह सच हो तो दुनिया में उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यदि बबीलोन में नहीं, तो फिर हंगिंग गार्डन्स कहाँ थे? 20वीं सदी में डॉ के कार्य के माध्यम से एक दिलचस्प सिद्धांत उभरा जो पारंपरिक विश्वास को चुनौती देता है। स्टेफनी डेली एक ब्रिटिश एसीरियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दशकों के शोध के बाद एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है। नीनवे में बबीलोन नहीं, बल्कि उद्यान थे, जो अशूर साम्राज्य की भव्यता का एक असली प्रदर्शन थे। तिग्रीस नदी के उत्तर में और अधिक दूर स्थित नीनवे कभी 7वीं सदी ईसा पूर्व में राजा सिनाक्रिब द्वारा शासित एक शानदार राजधानी थी, जो नबूकदनेजर के युग से लगभग एक सदी पहले थी। बबीलोन के विपरीत राजा ने मिट्टी की पट्टियों पर विस्तृत रिकॉर्ड छोड़े हैं, जिनमें एक भव्य महल के उद्यान का वर्णन है, जिसमें विदेशी फूल, फल देने वाले पेड़ और पर्वतों से 50 किलोमीटर दूर फैले एक विशाल जलाशय का उल्लेख है। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने एक जल उठाने वाली स्क्रू का भी उल्लेख किया है, जो प्राचीन तकनीक थी, जिसे बाद में ग्रीक लेखकों ने गलती से हंगिंग गार्डन से संबंधित माना। यह सवाल उठता है कि क्या ग्रीक लोग अपने खातों को बबीलोन की भव्यता के बजाय अश्शूर की इंजीनियरिंग की गलतफहमी या गलत संदर्भित कहानियों से जोड़ सकते हैं? इसके अलावा प्राचीन शब्द बबीलोन का अर्थ कई तरह से लिया जाता था। कभी कभी यह देवताओं के द्वार या पवित्र नगरों का संकेत था, न कि केवल शहर का नाम। इसलिए नीनवे को भी बबीलोन का एक अन्य रूप माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण का मतलब है कि उद्यान कभी स्थान नहीं बदले, केवल उनका नाम बदला गया। यह नई व्याख्या न तो उद्यानों के अस्तित्व को नकारती है और न ही उन्हें कम महत्व देती है, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप यह बाबुल के चारों ओर ऐतिहासिक अस्पष्टता को स्पष्ट करता है और अश्शूरियन रिकॉर्ड्स की साहसिकता को उजागर करता है। यह प्रस्तावित करता है कि लटकते हुए बाघ मिथकीय नहीं थे, बल्कि केवल गलत समझे गए थे। यदि यह सही है, तो यह बाघों के अस्तित्व की पुष्टि करता है, केवल यह कि वे अपनी अपेक्षित जगह पर नहीं थे, और सिनाकरिब को मुख्य योजनाकार मानता है, न कि नबूकदनेस्सर को। परिणामस्वरूप यह प्राचीन काल की सबसे रहस्यमय वास्तुशिल्प पहेली में से एक को पुनः परिभाषित करता है। किंवदंतियां कभी नहीं मरती, बल्कि स्थानांतरित हो जाती हैं, अपने आप को सामान्य ये दृष्टि में छुपाते हुए प्राचीन लेखनों की नई व्याख्या की उम्मीद में। भौतिक संरचनाओं और सिंचाई प्रणालियों से बहुत आगे
विद्वानों के विमर्श और पुरातात्विक कयासों के बीच लटकते हुए बाघों की कहानी एक प्रेम कथा के साथ जुड़ी है जो कोमल, अडिग और गहरे मानवीय है। कहा जाता है कि राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इन बाघों का निर्माण अपनी वैभव दिखाने, अपने शासन को महिमा मंडित करने या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इन बाघों का निर्माण अपनी रानी अमितिस के लिए किया था, जो अपने देश से बहुत दूर थीं। अमितिस मीडिया की एक राजकुमारी, एक ऐसी भूमि से जो हरे भरे परिदृश्यों, ताजी हवाओं और हरियाली के फुसफुसाहटों से भरी थी, बाबुल के दरबार में आईं, जहां उन्होंने एक बहुत ही अलग वातावरण का सामना किया। शुष्क मैदान, धूल से भरे आसपास और कठोर गर्मी। अपनी उदासी को भांपते हुए राजा ने एक बाघ का आश्रय बनाने का निर्णय लिया। उसने शहर के भीतर एक पर्वत का निर्माण करने का आदेश दिया, जो केवल मिट्टी और चट्टान से नहीं बना था, बल्कि बेलों, खिलते फूलों और बहते पानी से सजा हुआ था। कुशल कारीगरों, इंजीनियरों और मजदूरों को एक स्मारक बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, जो अधीनता का प्रतीक नहीं बल्कि सांत्वना का स्रोत था। जबकि बेबीलोन की ऐतिहासिक पुस्तकों में उसका नाम या उसकी उदासी का उल्लेख नहीं है, यह कहानी अपने प्रेरक चित्रण के कारण समय के साथ बनी रही है। एक शासक का अपने एक व्यक्ति की एकाकीपन को दूर करने के लिए अपने राज्य के केंद्र में उसकी मातृभूमि का एक टुकड़ा बनाने का चित्रण कई लोगों के दिलों को छू जाता है। हंगिंग गार्डन को केवल अपनी आकर्षकता या गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ विद्रोह के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस विचार के लिए भी कि इन्हें, भले ही कथा में ही सही, एक महिला के प्रति प्रेम के कारण बनाया गया था, न कि किसी देवता के लिए। इस संस्करण में ये बाघ केवल वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति की गवाही के रूप में खड़े इन बाघों में एक सूक्ष्म विद्रोह का प्रतीक है। युद्ध और साम्राज्य की उथल पुथल के बीच बनाए गए ये निर्माण अधीनता के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए थे। पत्थर दर पत्थर, पत्ता दर पत्ता, बूंद दर बूंद। भले ही ये बाघ कभी पूरी तरह से नहीं बन पाए हों, लेकिन उन्हें जन्म देने वाला प्रेम आज भी जीवित है। सवाल उठता है, यदि हंगिंग गार्डन कभी अस्तित्व में थे, तो वे कहाँ चले गए? अक्सर महान चमत्कार न तो जोरदार धमाके के साथ टूटते हैं, बल्कि धीरे धीरे, फुसफुसाहट के साथ, पीढ़ियों के साथ धुंधले होते चले जाते हैं। समय केवल संरचनाओं को मिटाता नहीं है, इसे चुप्पी में लपेट देता है। बेबीलोन, जो कभी मेसोपोटामिया का एक चमकता हुआ रत्न था, सदियों की विजय और पतन का सामना किया। नियो बेबीलोनियन साम्राज्य के पतन के बाद यह फारसियों के हाथों में गिर पड़ा, फिर यूनानियों और बाद में पार्थियों के हाथों में चला गया। हर शासक ने अपनी छाप छोड़ी, फिर भी कोई भी उस भव्यता को कायम नहीं रख सका जिसकी कल्पना नेबूचडनेजर ने की थी। बेबीलोन की ईंटों को तोड़कर नई नगरियों का निर्माण किया गया। भूकंप और कटाव ने उस भूमि को बर्बाद कर दिया। रेगिस्तान से उठते रेत ने बाघों और द्वारों दोनों को ही दफन कर दिया। 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आगमन तक बेबीलोन अब एक धुंधली याद बन चुका था। अलेक्जेंडर उस शहर को पुनर्जीवित करने का सपना देख रहा था, यहां तक कि उसे अपनी साम्राज्य का राजधानी भी मान रहा था। लेकिन मृत्यु ने उसे उससे पहले ही अपने कब्जे में ले लिया कि उसकी कल्पना साकार हो सके। बिना ख्वाताती किसी सहायक के छोड़ दिया गया। शहर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। उस समय का ठीक वह क्षण जब बाघ गायब हो गए, यह अभी भी अज्ञात है। क्या वे ध्वस्त कर दिए गए थे, उपेक्षा के कारण टूट गए थे, या कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे? यह केवल विदेशी लेखकों की कहानियों में ही मिलता है, जो एक आकर्षक कथा से मोहित हो गए थे। 19वीं और 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने बेबीलोन के भव्य जिगराट
और महलों की नींव खोज निकाली। फिर भी बाघा अभी भी रहस्यमय हैं। उनका अभाव भारी महसूस होता है, जैसे उस खाली जगह की तरह जहां कभी एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें मुरझा गई होंगी, लेकिन उसकी छाया की यादें अभी भी जीवित हैं। पहले वास्तविकता में खड़े हरे भरे बाग अब एक एक अलग सत्य में परिवर्तित हो गए हैं, जो स्मृति, मिथक और लालसा में जड़ित हैं। हमारे खंडहरों की खोज केवल भौतिक अवशेषों को खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत खोजने के लिए थी कि ऐसा कोई आश्चर्य कभी अस्तित्व में था। यह विचार है कि मानवता अपनी शुरुआत से ही सुंदरता बनाने की आकांक्षा रखती थी, जो आकाश की ओर उठती थी। जो बात सिहरन पैदा करती है वह उनका गायब होना नहीं है, बल्कि यह संभावना है कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। फिर भी हम विश्वास बनाए रखते हैं। मन रेगिस्तान की तरह एक ऐसा स्थान है जहां भूले हुए चीजें अभी भी फल फूल सकती हैं। बेबीलोन के लटकते बागान, चाहे वे वास्तविक हों या कल्पना में, मानव इतिहास में एक अनूठा स्थान रखते हैं। भले ही उनके भौतिक अवशेष देखने को न हों, वे प्राचीन काल के सबसे जीवंत और प्रिय आश्चर्यों में से एक के रूप में जीवित हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आश्चर्य न तो पृथ्वी पर बने ढांचों में रहते हैं, बल्कि कल्पना की दुनिया में। स्वर्ग में ऊंचे उठते हुए बाग का विचार, जो बंजर रेगिस्तान के बीच फल फूल रहा हो, सूक्ष्म यंत्रणाओं द्वारा समर्थित और हरे भरे पौधों से सजा हुआ, एक गहरे स्तर पर गूंजता है। यह केवल ऐतिहासिक महत्व से परे है। यह हमारी उस लालसा को छूता है जिसमें हम अनजाने स्थानों में सुंदरता बनाने, प्रकृति को वश में करने और वीरान परिदृश्यों से सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। चाहे इसे बेबीलोन में नबूकदनेस्सर ने बनवाया हो, नीनवे में सेनाक्रिब ने स्थापित किया हो, या केवल ग्रीक कवियों और यात्रियों की कल्पना में हो, ये बाग प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं और आकांक्षाओं का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया में जहां विजय और युद्ध का वर्चस्व था, वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो हरियाली का सपना देखते थे। किलेबंदी और संघर्ष से भरे क्षेत्र में वे झरनों और फूलों का स्वप्न देखते थे। क्या यह पर्याप्त नहीं है? आज भी कलाकार इसे चित्रित करते हैं, लेखक इसकी कहानी कहते हैं, इंजीनियर इस पर विचार करते हैं और फिल्म निर्माता इसे जीवंत डिजिटल प्रारूपों में जीवन देते हैं। एक ऐसा स्थान जो किसी भी जीवित आत्मा द्वारा नहीं देखा गया। फिर भी हम सभी ऐसा महसूस करते हैं, मानो की कल्पना करें। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम इसे खुलते हुए देखते हैं। हमारे नंगे पैर के नीचे ठंडी गीली पत्थर, हवा में बहती चमेली की सुगंध, टेरेसों में पानी के छींटों की आवाज। यह बाघ जीतने के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्मृतियों में अंकित करने के लिए बनाया गया था। इसकी आकर्षण इसकी झूलते हुए बाघों की संभावनाओं में है, जो इन्हें उनकी कालातीत गुणवत्ता प्रदान करता है। हम अपने खोज में अतीत के अवशेषों की खोज करते हैं और प्राचीन लेखनों का विश्लेषण करते हैं, ताकि प्रामाणिकता का पता लगा सकें। हालांकि संभवतः वास्तविकता यह है कि वे मेसोपोटामियन मिट्टी में नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना के भीतर मौजूद हैं। यह साझा छवि पीढ़ियों से 2000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। इसीलिए बाघ कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। वे अभी भी हमारे ऊपर नहीं, बल्कि हम सभी के ऊपर समय में स्थिर, चुपचाप खिलते हुए और श्रद्धा में जड़ित होकर लटक रहे हैं। कभी कभी रात की चुप्पी में हमें याद दिलाया जाता है कि सबसे कठिन ऐतिहासिक परिदृश्यों में भी कभी न कभी कुछ हरा भरा खिलता था। सिक्कों और बाजार में मुद्रा विनिमय के युग से पहले एक ऐसा समय था जब पैसा नहीं था, फिर भी व्यापार फल फूल रहा था। यह बार्टर का युग था, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं सीधे आदान प्रदान की जाती थीं। उदाहरण के लिए, एक किसान से अनाज का अधिक होना उसे पास के नदी से ताज़ा मछली के बदले में बदला जा सकता था।
या एक कुम्हार की कारीगरी उन्हें बुने हुए कपड़े दिला सकती थी, जबकि इस प्रणाली का आधार पारस्परिक आवश्यकता था। यह अपने कुछ चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। इस स्थिति पर विचार करें। आप एक चरवाहे के रूप में 3 बकरियां रखते हैं और नमक की तलाश में हैं। हालांकि नमक वाला व्यक्ति बकरियों में कोई रुचि नहीं रखता है, जिससे लेन देन असफल हो जाता है। इस समस्या को इच्छाओं का संयोग कहा जाता है, जिसमें यह खोजना कठिन होता है कि ऐसी पार्टी मिल जाए जिसके पास आपकी इच्छा हो और जो आपकी वस्तु भी चाहता हो। छोटे करीबी गांवों में यह संभव था। हालांकि जैसे जैसे समुदाय शहरों में बदले और शहर राज्य बन गए, वस्तु विनिमय अधिक जटिल हो गया। समाज के विकास के शुरुआती चरणों में यह जरूरी था कि ऐसी वस्तु खोजी जाए जो मूल्य का विश्वसनीय विकल्प हो, जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए, टिकाऊ हो, ले जाना आसान हो और दुर्लभ हो। विभिन्न संस्कृतियों ने ऐसी वस्तुओं का सहारा लिया जो आसानी से मापी जा सकें और जिनकी नकल करना कठिन हो। उदाहरण के लिए, बकरी, मुर्गी और अनाज जैसे पशुधन को मूल्य की इकाइयों के रूप में इस्तेमाल किया गया। कुछ समाजों में नमक इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता था और सैलरी शब्द लैटिन सालारियम से आया है, जिसका अर्थ है रोम के सैनिकों को दी जाने वाली नमक की राशियां। औजार और हथियार जैसे पॉलिश किए हुए कुल्हाड़ियों के सिर पत्थर युग में या प्राचीन चीन में कांस्य की ब्लेड भी इस्तेमाल किए गए, न कि केवल उनके उपयोगिता के लिए, बल्कि क्योंकि उनमें स्वाभाविक मूल्य था और उन्हें व्यापार किया जा सकता था। ये वस्तुएं वर्तमान मुद्रा के समान नहीं थीं, लेकिन वे वस्तु विनिमय और औपचारिक मुद्रा के बीच एक सेतु का काम करती थीं, जिससे व्यक्तियों को मूर्त वस्तुओं को अमूर्त मूल्य सौंपने का अवसर मिला और मूल्य संरक्षण तथा विनिमय की अवधारणा का परिचय हुआ। सिक्कों या धातु प्रिंट किए गए नंबरों के आगमन से पहले एक मौलिक सिद्धांत प्रचलित था। व्यापारिक लेन देन में विश्वास की आवश्यकता, जिसमें प्रारंभिक मुद्रा का रूप आपसी आवश्यकताओं पर आधारित प्रतिबद्धता था, न कि भौतिक टोकनों पर। जैसे जैसे समुदाय बढ़े और वस्तु विनिमय की जटिलताएं बढ़ीं, एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ और वस्तुओं के मूल्य पर सहमति की दिशा में कदम बढ़े, चाहे उनका व्यावहारिक उपयोग कुछ भी हो, जिसने प्रोटोक्यूरेंसी की शुरुआत की और आधुनिक मुद्रा प्रणालियों की नींव रखी। ऐसी मूल्य प्रतिनिधित्व का एक सामान्य प्रारंभिक रूप था कौड़ी का खोल, जो भारतीय और प्रशांत महासागरों से प्राप्त होता था। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नकली विरोधी क्षमता और पोर्टेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध था। अफ्रीका से लेकर चीन तक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं उभरीं, जो व्यापार, कर और यहां तक कि दहेज के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गईं। कुछ अफ्रीकी राज्यों में कौड़ियों की बड़ी मात्रा को शाही खजानों में सुरक्षित रखा जाता था, जैसे आज के बैंक वॉल्ट्स। प्राचीन चीन में कांस्य से बने नकली कौड़ी के खोल बनाए गए और मुद्रा की तरह सर्कुलेटेड किए गए। हालांकि कौड़ियां एकमात्र मुद्रा का रूप नहीं थीं। प्राचीन मेसोपोटामिया में लोग सिक्कों के बजाय मापी हुई चांदी के टुकड़े इस्तेमाल करते थे, जिन्हें लेन देन के दौरान तौल कर बदला जाता था। व्यापारी तराजू लेकर चलते थे ताकि चांदी की मात्रा शेकल में मापी जा सके, जिसे सावधानीपूर्वक अनुबंधों में दर्ज किया जाता था। बिना किसी मानकीकृत आकार या मुहर के होने के बावजूद चांदी का मूल्य बना रहता था, विशेषकर शहरी अर्थव्यवस्थाओं में जहां सटीक लेखा जोखा आवश्यक था। इसके विपरीत मेसो अमेरिका में अजटेक्स ने कोकोआ बीन्स का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया। उन्हें चॉकलेटी उत्पादन में उनके उपयोग से अधिक मूल्यवान माना। इन बीनों को गिना जाता था, संग्रहित किया जाता था और पैसे की तरह सुरक्षित रखा जाता था, जैसे कि 10 बीनों से एक खरगोश मिल सकता था और 100 बीनों से एक छोटा बुना हुआ चोगा। फिलीपींस में उपनिवेशी प्रभावों
से सदियों पहले सोने की अंगूठियां और बार, जिन्हें पेलेनेटोस कहा जाता था, स्थानीय बाजारों में इस्तेमाल होते थे। कुछ अफ्रीकी क्षेत्रों में लोहे के औजार जैसे फावड़े या भाले उनके स्थिर मूल्य के कारण व्यापार में स्वीकार किए जाते थे, न कि व्यावहारिक उपयोग के लिए। इन प्रणालियों को एकीकृत करने वाली बात थी मनोवृत्ति में बदलाव। यह मानना कि मूल्य प्रतीकात्मक हो सकता है, न कि तत्काल या व्यक्तिगत। एक सूक्ष्म खोल या चमकदार धातु का टुकड़ा समय, श्रम या सुरक्षा जैसे व्यापक विचारों का प्रतीक हो सकता है। इन प्रारंभिक मुद्रा के रूपों ने सामाजिक संपर्कों में क्रांति ला दी, जिससे व्यक्तियों को वांछित वस्तुओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने का अवसर मिला। भरोसा टोकनों, वस्तुओं और संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के माध्यम से स्थापित हुआ। पैसा केवल जीवित रहने की का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक सार्वभौमिक भाषा बन गया, जो कौवेरी, बीन्स और चांदी के बार के माध्यम से संप्रेषित होती थी। जैसे जैसे व्यापार नेटवर्क विस्तृत हुए और समाज विकसित हुए, अधिक विश्वसनीय और मानकीकृत मुद्रा की आवश्यकता स्पष्ट होती गई। कोकोआ, बीन्स, शंख या तौलकर चांदी का इस्तेमाल विभिन्न समाजों में किया जाता था, लेकिन उनकी उपयोगिता सीमित थी। इन समाजों को कुछ अधिक चाहिए था, स्थिरता। वे ऐसी मुद्रा की खोज में थे जो न केवल मूल्य का प्रतीक हो, बल्कि आधिकारिक समर्थन भी रखती हो। इससे आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, धातु को मुद्रा के रूप में उभरना। सोना, चांदी, तांबा और कांस्य का लंबे समय से व्यापार में उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि ये दुर्लभ, टिकाऊ और बिना मूल्य खोए पुनः आकार देने योग्य थे। हालांकि उनका उपयोग असामान्य था। एक क्षेत्र में स्वीकार की गई चांदी का टुकड़ा दूसरे क्षेत्र में परीक्षण और तौल की आवश्यकता हो सकती थी। परिणाम स्वरूप प्राचीन सभ्यताओं ने धातु को मानकीकृत आकार जैसे बार, अंगूठी और अंततः सिक्के बनाने शुरू किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि वह किस रूप में है, बल्कि वह जो आश्वासन प्रदान करता है। सबसे पहले जात सिक्के प्राचीन लीडिया राज्य में बनाए गए थे, जो वर्तमान पश्चिमी तुर्की में है, लगभग 600 ईसा पूर्व। ये सिक्के, जो इलेक्ट्रम, सोने और चांदी का मिश्र धातु से बने थे, लाइडियन शासक की प्रामाणिकता का संकेत देने के लिए सिंह जैसे चित्रों से मुद्रित किए गए थे। अब इसका महत्व केवल धातु में ही नहीं, बल्कि उस पर लगे मुहर में भी था। मुहर लगी धातु एक क्रांतिकारी विचार बन गई। एक सिक्का अपने वजन से अधिक अर्थ रखता था। इसमें शासक, राज्य या साम्राज्य की मुहर लगी होती थी। लोग सिक्कों को न केवल उनकी उपस्थिति और वजन के लिए स्वीकार करते थे, बल्कि इसीलिए भी कि उन्हें विश्वास था कि अन्य भी इसकी कीमत को मान्यता देंगे। यह विचार जल्दी ही फैल गया और ग्रीक नगर राज्य, फारसी साम्राज्य, रोम, भारत और चीन ने अपने सिक्के प्रणालियों की स्थापना की। प्रत्येक सिक्का नियंत्रण, संचार और व्यापार के साधन के रूप में काम करता था। राजा और सम्राट न केवल पहचान के लिए, बल्कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मुद्रा पर चित्रित किए जाते थे। हर सिक्के पर उनकी छवि हर लेनदेन में शक्ति का प्रतीक थी। इन धातु के टुकड़ों पर उनकी पहचान और प्रभाव लिखा था। पैसा केवल लेनदेन का माध्यम नहीं रहा, यह एक बयान बन गया। यह संदेश देता था कि यह मूल्य रखता है, क्योंकि इसे हम प्रमाणित करते हैं और आप मानते हैं। जब पैसा आधिकारिक रूप से मिंट किया गया, तो इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह केवल धातु के आकार नहीं रहा, बल्कि एक स्वीकृत मुद्रा बन गई, जिसे एक शासक प्राधिकरण द्वारा मुद्रित किया गया था। यह दिखे न केवल एक प्रगति का प्रतीक था, बल्कि एक उद्घोषणा भी।
7वीं सदी ईसा पूर्व का समय है, जब अनातोलिया के लिडियन लोगों ने इलेक्ट्रम से बने सिक्कों का उत्पादन शुरू किया, जो सोने और चांदी का प्राकृतिक मिश्रण है। ये केवल सजावटी टोकन नहीं थे, बल्कि व्यापार के लिए बनाए गए थे, जिन पर सिंह का सिर का मुहर लगी थी, जो राजा अलियट्स का प्रतीक था। इन प्रारंभिक सिक्कों में संख्यात्मक मान नहीं थे, बल्कि उनका वजन और अधिकार का मुहर ही उनकी कीमत तय करता था। इस विधि ने तेजी से लोकप्रियता प्राप्त की, जिसमें पड़ोसी ग्रीक नगर राज्यों ने अपने अनूठे सिक्के बनाए, जिनमें स्थानीय महत्व के प्रतीक शामिल थे। उदाहरण के लिए, एथेंस के लिए उल्लू, आइना के लिए कछुए और कोरिंथ के लिए पेगासस। प्रत्येक सिक्का गर्व, संस्कृति और विश्वसनीयता का प्रतीक था। ग्रीक मुद्रा अपनी मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक थी। यह एक पोर्टेबल प्रचार का माध्यम थी, जो एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचती थी। समय के साथ शासकों ने एक और आयाम को स्वीकार किया। मुद्रा पर नियंत्रण का शक्ति का अर्थ है लोगों पर नियंत्रण। यदि एक राजा मुद्रा मानक तय कर सकता था, तो वह व्यापार को प्रभावित कर सकता था, सेनाएं जुटा सकता था और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता था। फारस में राजा दारियस द्वितीय ने एक सोने का सिक्का पेश किया, जिसे डेरिक कहा जाता था, जिसमें राजा का चित्र था जो धनुष पकड़ रहा था। यह सिक्का एक विशाल साम्राज्य में चलता रहा, जो मिस्र से भारत तक के क्षेत्रों को एक समान मुद्रा से जोड़ता था। इस बीच चीन में प्रारंभिक सिक्कों ने अनूठे आकार दिखाए, जैसे कि छड़ें, चाकू और चौकोर केंद्र छिद्र वाले गोल डिस्क। इन कांस्य सिक्कों पर राजवंशों के प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। सिक्कों से लड़ी हुई रस्सियों को कमरबंद वॉलेट में बनाया गया था, जो व्यावहारिकता और प्रतीकात्मकता दोनों का प्रतीक था। चौकोर आकार का अर्थ पृथ्वी का प्रतीक था, जबकि वृत्त स्वर्ग का संकेत था। मुद्रा का निर्माण लोगों की मूल्य समझ को बदलने में क्रांतिकारी साबित हुआ, क्योंकि सिक्के विकसित होकर विश्वसनीय उपकरण बन गए, जो न केवल स्थानीय लेनदेन के लिए, बल्कि दूरस्थ व्यापार के लिए भी जरूरी हो गए। ये सिक्के सैनिकों को भुगतान के रूप में दिए जाते थे और कर संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे, जिससे इनके आसपास बाजारों का विकास हुआ। हर छपे हुए चित्र, चाहे वह किसी देवता, राजा या मिथकीय प्राणी का हो, एक सामान्य संदेश देता था। ये सिक्के केवल धातु से अधिक हैं। ये शक्ति, अधिकार और व्यवस्था का प्रतीक हैं। मुद्रा बार्टर के उत्पाद से बदलकर आदेश का परिणाम बन गई, क्योंकि विभिन्न सभ्यताओं ने सिक्के बनाने की प्रणालियों को अपनाया और विकसित किया। इन सभ्यताओं में रोमनों ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सिक्के बनाने की प्रक्रिया को परिष्कृत, विस्तारित और मानकीकृत किया। रोमन गणराज्य के काल में सिक्के दैनिक जीवन के अभिन्न भाग बन गए, जिसमें रोमनों ने मुख्य रूप से कांस्य और चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली लागू की और बाद में अपने साम्राज्य के समृद्ध होने पर सोने को भी शामिल किया। शुरू में उनका मुद्रा रफस एक साधारण कांस्य का टुकड़ा था, लेकिन अंततः उन्होंने सावधानीपूर्वक तौला और मुद्रित सिक्के बनाए, जो अर्थव्यवस्था में अलग अलग भूमिका निभाते थे और एक अनूठी कहानी सुनाते थे। इन सिक्कों में से एक महत्वपूर्ण सिक्का सिल्वर डिनारियस था, जिसका व्यापक रूप से सैन्य भुगतान, नागरिक लेन-देन और व्यापार में इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ इस सिक्के पर रोमन प्रतीक, एक देवता, विजय का प्रतीक या विजय का दृश्य दिखाई देता था, जबकि दूसरी तरफ सम्राट का चित्र होता था। परिणामस्वरूप सिक्के राजनीतिक उपकरण बन गए, जिनमें प्रत्येक वित्तीय लेन-देन प्रचार का अवसर भी बन जाता था, क्योंकि इसमें सीधे नागरिकों के हाथों में सम्राट की छवि होती थी, जो सूक्ष्म रूप से यह दर्शाता था कि अधिकार किसके पास है, यहाँ तक कि सामान्य खरीद या भुगतान के दौरान भी। रोमन मुद्रा न केवल प्रभावशाली थी, बल्कि जटिल भी थी।
क्योंकि इसमें विभिन्न धातुओं, मुद्राओं और मिंटों का उपयोग किया गया था, जो साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। रोम ने अपने विस्तार के साथ ही अन्य संस्कृतियों की मौद्रिक प्रणालियों को अपनाया और स्थानीय मुद्राओं को रोमन अधिकार के तहत पुनः जारी किया, ताकि व्यापार को आसान बनाया जा सके। ब्रिटेन से जूडिया तक सैन्य संघर्षों और आंतरिक भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रोमन अर्थव्यवस्था ने अपनी मुद्रा को कम मूल्य वाली धातुओं को मिलाकर कमजोर कर दिया, जिससे सिल्वर और गोल्ड सिक्कों का मूल्य घट गया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। फिर भी यह मौद्रिक प्रणाली सदियों तक कायम रही और रोमन सिक्के व्यापक रूप से चलन में रहे, जो रोमन प्रभाव और आर्थिक शक्ति का प्रतीक बने रहे। यहां तक कि साम्राज्य के पतन के बाद भी, जबकि रोम ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मुद्रित सिक्कों का उपयोग किया, प्राचीन एशियाई सभ्यताओं जैसे चीन ने अपनी अनूठी मुद्रा प्रणालियों का विकास किया, जिनमें फावड़ा मुद्रा, चाकू मुद्रा और घंटी जैसी सिक्के शामिल थीं, जो व्यावहारिक मूल्य और कृषि महत्व को दर्शाती थीं। मानकीकृत व्यापार को आसान बनाने के लिए चीनी लोगों ने गोल सिक्के बनाए, जिनमें चौकोर छेद होते थे, जिन्हें आसानी से जोड़कर ले जाना या संग्रह करना संभव था, और इन पर ब्रह्मांडीय प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। जहां गोल आकार स्वर्ग का प्रतीक था, चौकोर आकार पृथ्वी का प्रतीक था, जो हर लेन देन में दोनों पक्षों को जोड़ता था। ये सिक्के मुख्य रूप से कांस्य से बनाए गए थे और इन पर उनके मूल स्थान का संकेत देने वाले अभिलेख खुदे होते थे, जो अक्सर शासक या उस युग से जुड़े होते थे। रोम में जहां हर नए नेता के साथ सिक्के बदलते रहते थे, वहीं चीनी मुद्रा सदियों तक एक समान आकार और डिजाइन बनाए रखी, जिससे उनकी स्थिरता का संकेत मिलता है। एक अन्य क्षेत्र में भारत ने अपने ही मुद्रा प्रणाली का विकास जल्दी ही किया, जो 6वीं सदी ईसा पूर्व तक भी दिखाई देती है, जब छोटे चांदी के टुकड़े, जिन्हें पंचमुद्रित सिक्के कहा जाता था, चलन में आए। ये सिक्के मेंदिसे के अनियमित आकार के होते थे और इन पर सूर्य, हाथी या पहाड़ जैसे प्रतीक होते थे, न कि चेहरे, जो प्रकृति, धर्म और अधिकार के विषयों को दर्शाते थे। उस भूमि में जहां व्यापार रेशम मार्ग को बंदरगाहों से जोड़ता था, साथ ही विस्तृत रेशम मार्ग नेटवर्क ने एशिया को पार किया, जिसमें चीन, मध्य एशिया, फारस और भूमध्य सागर शामिल थे, और रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और मुद्रा का आदान प्रदान हुआ। इन मार्गों पर चीनी सम्राटों, रोमन सम्राटों और फारसी राजाओं के सिक्के बदले हाथ, जो रेगिस्तान और पर्वतों को पार कर व्यापारी, भिक्षु और कारवां द्वारा ले जाया जाते थे। पूर्वी क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व केवल लेन देन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दर्शन, स्थिरता और पहचान का प्रतीक भी थी। सिक्कों को अनुष्ठानों, अर्पणों और पूर्वज पूजा में शामिल किया जाता था, और कुछ सिक्के दफनाने, जलाने या उपहार देने के लिए बनाए जाते थे, न कि चलन में लाने के लिए। साम्राज्यों के उतार चढ़ाव के बावजूद ये सिक्के चुपचाप अतीत के संदेशवाहक के रूप में बने रहे, पीढ़ियों दिए के बीच मूल्य संप्रेषित करते हुए। धातु के सिक्कों का उपयोग 1000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। तभी एक नई अवधारणा धीरे धीरे उभरी, जो पश्चिम में नहीं बल्कि चीन में आई, जहां व्यापारी, विद्वान और वंशों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पैसा भौतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लिखित रूप में भी दर्शाया जा सकता है। कागजी पैसे का सबसे पहला प्रामाणिक उपयोग लगभग 7वीं सदी ईस्वी में तांग वंश के समय का है। शुरू में आधिकारिक मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इसके बजाय धनी व्यापारी और भरोसेमंद ऋणदाता प्रॉमिसरी नोट्स जारी करते थे। यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान भारी सिक्कों की तुलना में कागज के रसीदें रखना अधिक पसंद था। विचार सरल था। चांदी ढोने के बजाय
एक नोट लेकर चलता था जो भरोसेमंद स्रोत से चांदी में भुगतान का आश्वासन देता था। जल्द ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 11वीं सदी तक चीन के सोंग वंश ने पहली सरकारी समर्थित कागजी मुद्रा, जिसे शियाओजी कहा जाता था, शुरू की। इन नोटों पर आधिकारिक मोहरें, समाप्ति तिथियां और जटिल डिजाइनों का उपयोग किया गया था ताकि नकली बनाने वालों को रोका जा सके। ये हल्के थे, ले जाने में आसान थे और व्यापक व्यापार के लिए अत्यंत कुशल थे। इस नवाचार ने दुनिया के अन्य भागों में कागजी मुद्रा के प्रयोग से पहले ही इसे शुरू कर दिया था। जबकि यूरोप धातु के सिक्कों पर अड़ा रहा, चीन ने मलकरी की छाल से बने स्याही से मुद्रित कागज के टुकड़ों का उपयोग कर व्यापार किया। हालांकि कागजी मुद्रा ने नई जोखिमें पैदा की। उन सिक्कों के विपरीत जिनमें धातु से प्राप्त आंतरिक मूल्य था और जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता था, कागज का मूल्य पूरी तरह से सरकार की घोषणा पर निर्भर था। इससे एक नई प्रकार का विश्वास आवश्यक हो गया, जिसमें सोने में नहीं बल्कि कागज द्वारा दर्शाए गए वादे में भरोसा किया गया। मुद्रास्फीति एक खतरा थी, क्योंकि अत्यधिक मुद्रण या राजनीतिक अस्थिरता से कागजी मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर सकता था। फिर भी यह धारणा कायम रही। संयुक्त राष्ट्र वंश, जो मंगोलों द्वारा शासित था, ने अपने विशाल साम्राज्य में कागजी मुद्रा का प्रयोग बढ़ाया, यहां तक कि विभिन्न भाषाओं में नोट भी जारी किए। जब 13वीं सदी में मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया, तो उन्होंने इस प्रणाली पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि कुबल खान के कागजी नोट पारंपरिक सिक्कों जितने ही मूल्यवान थे। यूरोपियों के लिए यह जादू की तरह लगा, जैसे कागज को सोने में बदल दिया गया हो। फिर भी चीनी ने एक गहरी सच्चाई समझ ली थी। पैसा अब कोई भौतिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि एक साझा विश्वास बन गया था, जो मुद्रित और मुहर लगी नोटों के माध्यम से दर्शाया जाता था। जैसे जैसे व्यापार महाद्वीपों में फैलता गया और अर्थव्यवस्थाएं अधिक जटिल होती गईं, सिक्के या कागजी नोट लेकर चलने का अभ्यास जोखिमपूर्ण और असमर्थनीय हो गया, विशेषकर लंबी व्यापारिक मार्गों के कारण। व्यापारियों ने मूल्य सुरक्षित रखने और धन को स्थानांतरित करने का एक सुरक्षित तरीका खोजा, जिसमें भारी चांदी के बोरे ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। परिणाम स्वरूप मुद्रा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक आवश्यकतानुसार उभरा, बैंकिंग की स्थापना। सबसे पुरानी बैंकिंग प्रणालियां प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान में उभरीं, लेकिन मध्यकालीन युग में, विशेष रूप से इस्लामिक दुनिया और पुनर्जागरण इटली में, बैंकिंग को औपचारिक रूप दिया गया। बगदाद, काहिरा, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे समृद्ध शहरी केंद्रों में धनी व्यापारी परिवारों ने क्रेडिट, आवरण और जमा जैसी सेवाएं शुरू कीं। उदाहरण के लिए, काहिरा में एक व्यापारी अपने सोने को एक बैंकर के पास रख सकता था, एक क्रेडिट नोट प्राप्त कर सकता था और कुछ हफ्तों बाद दमिश्क में इसे भुना सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के चेक होते हैं। राजाओं या पुजारियों के बजाय मेडिसी जैसे प्रभावशाली परिवारों ने अभियानों, संघर्षों और साम्राज्यों को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल धन की सुरक्षा की, बल्कि उसका प्रबंधन किया, उसे बढ़ाया और दिशा दी। इस नए वित्तीय प्रणाली के केंद्र में एक क्रांतिकारी विचार था कि पैसा हमेशा भौतिक नहीं होना चाहिए। केवल एक वादा या खाता पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टि का व्यापार किया जा सकता था, उधार लिया जा सकता था या निवेश किया जा सकता था। इससे क्रेडिट का परिचय हुआ, जो इस विश्वास का प्रतीक था कि ऋण भविष्य में चुकाए जाएंगे। संपूर्ण व्यापार नेटवर्क भरोसे पर आधारित होकर कार्य करने लगे, न कि भौतिक मुद्रा पर। बैंकों ने क्रेडिट पत्र, नोटिस जारी करना शुरू कर दिए और अंततः उधार देने के माध्यम से पैसा उत्पन्न करने लगे, जिससे अर्थव्यवस्थाएं काफी बदल गईं। अब संपदा पारंपरिक कारवां से अधिक तेजी से घूमने लगी, जिससे व्यक्ति ऋण देकर और सोना खनन कर
दौलत जमा कर सकते थे। एक व्यापारी की स्थिति अब उसकी ले जाने वाली वस्तुओं से नहीं, बल्कि इस विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में उसकी भागीदारी से तय होने लगी। यह अवधारणा भौतिक वस्तुओं से बदलकर धन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में बदल गई, जिससे लेन देन करने का तरीका भी बदल गया। जैसे जैसे समाज ने क्रेडिट को अपनाया, डिफॉल्ट, धोखाधड़ी और आर्थिक बुलबुले जैसी जोखिमें अस्थायी संपदा के क्षेत्र में उभरने लगीं। चुनौतियों के बावजूद यह विकास जारी रहा और पैसा अब भौतिक रूप में नहीं, बल्कि खातों में दर्ज डिजिटल रूप में बदल गया। आज का वित्तीय परिदृश्य भौतिक मुद्रा से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर केंद्रित है, जिसमें धातु या कागज की बजाय नंबर दिखाने वाली स्क्रीनें इस्तेमाल होती हैं। अदृश्य धन का युग आ गया है, जिसने प्राचीन मुद्रा के स्थान पर क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल बैंकिंग जैसे डिजिटल विकल्पों को स्थान दिया है। ये नवाचार धन के स्वामित्व, भंडारण और खर्च करने की धारणा को बदल रहे हैं, जिससे पारंपरिक नकदी धीरे धीरे अप्रचलित हो रही है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के साथ धन अब शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आभासी रूप से प्राप्त होता है, जिसमें बैलेंस सर्वरों पर बनाए जाते हैं और लेन देन अनदेखी प्रणालियों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। मौद्रिक लेन देन की गति में काफी तेजी आई है, जिससे तुरंत ट्रांसफर और निवेश संभव हो सके हैं, बिना भौतिक मुद्रा के सीमा पार। क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन और एथेरियम एक भरोसे पर आधारित प्रणाली का उदाहरण है, जिनमें केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं होता, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित लेन देन को संभव बनाया जाता है। ये डिजिटल संपत्तियां केवल गणितीय संरचनाएं हैं, फिर भी इनका मूल्य और उपयोगिता विभिन्न वित्तीय लेन देन में महत्वपूर्ण है। पैसे का विकास प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणालियों से लेकर आधुनिक डिजिटल मुद्राओं तक धन के आदान प्रदान की स्थायी भावना को दर्शाता है, जिसे आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुसार अनुकूलित किया गया है। पैसा, चाहे वह कांस्य पर मुद्रित हो, स्याही में प्रदर्शित हो या डेटा की लाइनों में एनकोड किया गया हो, सदियों पुराने विश्वास के सिद्धांत पर आधारित रहता है। यह विश्वास है कि मुद्रा, चाहे वह भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा, मूल्य रखती है और इच्छित वस्तुओं या सेवाओं के लिए व्यापार की जा सकती है। इस भरोसे का बंधन समय था के साथ विकसित हुआ है, जो वस्तु विनिमय के युग से ब्लॉकचेन तकनीक के युग तक पहुंचा है। हालांकि भविष्य में मुद्रा नकदी रहित, संपर्क रहित और पूरी तरह से डिजिटल परिदृश्य की ओर बढ़ सकती है। इसके मूल प्राचीन रूप जैसे मिट्टी की पट्टियां, चांदी के वजन और कौड़ी की खालें अभी भी इसकी जड़ों को दर्शाते हैं। अपने आधुनिक उन्नतियों के बावजूद पैसा हमेशा एक कहानी सुनाएगा, न केवल संख्यात्मक आंकड़ों की, बल्कि उस अंतर्निहित मानवीय प्रवृत्ति की भी, जो व्यापार, भरोसे और अमूर्त वस्तुओं को मूल्य देने की इच्छा से जुड़ी है। ग्रीक मिथक की दुनिया में कुछ शख्सियतें इतनी चमकदार हैं या इतनी स्थायी विरासत छोड़ जाती हैं जितनी ट्रॉय की हेलन। कहा जाता है कि वह ज्यूस की संतान थी, जो किसी मर्त्य मां से नहीं बल्कि एक अंडे से जन्मी थी। कवियों ने उसकी अतुलनीय सुंदरता की प्रशंसा की, इतनी आकर्षक और दिव्य कि उसने मनुष्यों और राज्यों के बीच युद्ध छेड़ दिए। स्पार्टा की रानी हेलन की शादी राजा मेनेलाउस से हुई थी, जब तक कि ट्रॉय के युवा राजकुमार पेरिस ने दृश्य में प्रवेश नहीं किया। कुछ का कहना है कि उसने उसे अपहरण कर लिया, जबकि अन्य का तर्क है कि उसने स्वेच्छा से उसका साथ दिया। फिर भी जैसे ही उसकी नाव क्षितिज के पार गायब हो गई, प्राचीन दुनिया संकट में पड़ गई। मेनेलाउस अपमान से भरा हुआ, उसने हेलन के पूर्व सभी प्रस्तावकों द्वारा किए गए व्रत को याद किया, एक वचन कि वह उसकी शादी की रक्षा करेगा, चाहे विजेता कोई भी हो। इस प्रकार सम्मान और प्रतिशोध के झंडे तले यूनान ने एकजुट हो गया। सम्राटों ने अपनी नौसेनाएं जुटाईं, जिनमें अगामेम्नोन, मिकेनाई के महत्वाकांक्षी उच्च राजा, ओडिसियस, इथाका के चालाक रणनीतिकार और एकिलीस, दिव्य योद्धा,
जो लेजेंडरी स्थिति के लिए डेस्टाइन्ड था, शामिल थे। वे सभी ट्रॉय के लिए रवाना हुए, एक शहर जो अपनी भव्यता, रक्षा प्रणाली और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गर्व दशकों तक विशाल दीवारों के नीचे लड़ते हुए फूला फला, जिसमें उन्होंने तीव्र संघर्ष, वीर बलिदान और ज्यूस, हिया, अपोलो और एथेना द्वारा दिव्य हस्तक्षेप देखे। कथा में पेट्रोआस का पतन, अकीलिस का क्रोध, हेक्टर का निधन और लकड़ी के घोड़े की चालाकी शामिल है, जो एक महान भावना और छल का महाकाव्य प्रस्तुत करती है। अपने काल्पनिक स्वभाव के लंबे समय से चले आ रहे विश्वास के बावजूद इतिहासकार ट्रॉय को केवल एक मिथक मानते थे, एक झूठी कहानी जिसे होमर जैसे कवियों ने युद्ध के कथित होने के बहुत बाद में रचा था। हालांकि मिथक के पीछे एक स्थायी सत्य छुपा है। ट्रॉय का वास्तविक अस्तित्व, जिसे जर्मन पुरातत्वविद हिनरिक श्लीन ने 19वीं सदी के अंत में आधुनिक तुर्की में प्राचीन खंडहरों की खोज के दौरान प्रमाणित किया। इस प्रकार ध्यान ट्रॉय के अस्तित्व से हटकर यह जांचने पर केंद्रित हो गया कि क्या उस स्थल पर कोई ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था जिसमें हेलन, पेरिस और अकीलिस जैसे पात्र शामिल हैं। कविता की परतों के बीच वास्तविकता का पर्दाफाश करने के लिए ब्रॉन्ज एज की धूल में उतरना आवश्यक है। होमर की महाकाव्यात्मक चित्रण से परे, जो लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित है और जिसमें दिव्य हस्तक्षेप और त्रासदीपूर्ण नायकों की अमर कहानियों के माध्यम से यूनानी पहचान का सार समाहित है। होमर की कथा कोई ऐतिहासिक क्रमबद्धता नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मौखिक परंपरा से प्रभावित स्मृति है, जो युद्ध के बीच अकीलिस के क्रोध से शुरू होती है और जीवन से बड़ा लेकिन गहरे मानवीय पात्रों का चित्रण करती है, जो गर्व, दुख और वीरता के साथ युद्ध के मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि लगभग 500 साल बाद उस कथित युद्ध के समय के जीवन से उस व्यक्ति का हथियारों, कवच और कांस्य युग की प्रथाओं का विस्तृत ज्ञान अत्यंत सटीक है, जो एक जानबूझकर प्रयास का संकेत देता है न कि महज संयोग। विद्वान सुझाव देते हैं कि होमर ने संभवतः पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं का उपयोग किया हो, जिसमें वास्तविक संघर्षों के अवशेष काव्यात्मक कथाओं में संजोए गए हैं। इलियड के अलावा होमर का ओडिसी युद्ध के बाद के घटनाक्रम और घर लौटने की कठिन यात्रा का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त अब खोए या अधूरे पड़े कार्यों में इलियडिस का अंत, ट्रॉय का पतन, ट्रोजन घोड़ा और शहर का लूटपाट का वर्णन किया गया है, जो मिलकर महाकाव्य चक्र का निर्माण करते हैं। इन खातों को प्राचीन यूनानियों द्वारा महज लोक कथाओं के रूप में नहीं माना गया, बल्कि उन्हें पूर्वजों की विरासत के रूप में सम्मानित किया गया, जो एक वीर युग का वर्णन करते हैं जब देवता मनुष्यों के साथ संवाद करते थे और राष्ट्रों का भाग्य एक ही योद्धा के साहस पर निर्भर था। ट्रॉय का युद्ध गहरी सांस्कृतिक महत्ता रखता था, जिसके कारण प्रत्येक नगर राज्य उससे जुड़ने का प्रयास करता था और राजाओं का अपने नायकों से वंशावली का दावा था, जबकि कवि लगातार उस कथा को जीवित रखते थे। सवाल उठता है, क्या होमर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कर रहा था या सदियों से चली आ रही कहानियों ने एक स्थानीय संघर्ष को विश्वव्यापी त्रासदी में बदल दिया था? यह रहस्य वर्तमान तुर्की के एक शांत पहाड़ी की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जहां पत्थर, राख और दफन दीवारें संभवतः वास्तविकता के टुकड़ों की रक्षा कर रही हैं। मिथक और स्मृति के बीच सूक्ष्म भेद, जो एक कवि की फुसफुसाहट की तरह है, आकर्षक रूप से उभरता है। पीढ़ियों से ट्रॉय को कल्पना की उपज माना जाता रहा है, जो होमर की रचनात्मकता से उत्पन्न एक मिथकीय शहर था। हालांकि 19वीं सदी के अंत में हिनरिक श्लीमान नामक एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ने इसकी मौजूदगी को प्रमाणित करने के मिशन पर कदम बढ़ाए। बिना किसी औपचारिक विशेषज्ञता के होने के बावजूद श्लीमान का उत्साह उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर कर गया कि किंवदंतियों में कुछ न कुछ सच्चाई का बीज है। होमर की रचनाओं से प्राप्त जानकारी का सहारा लेते हुए
उन्होंने उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित हिसालिक नामक पहाड़ की पहचान की। भले ही बाहर से यह पहाड़ अन्य जैसी दिखती हो, लेकिन उनकी सूक्ष्म जांच ने यह साबित कर दिया कि इसके नीचे कुछ और ही छुपा है। विभिन्न परतों के नीचे प्राचीन नगरों के अवशेष पाए गए, जिनमें एक नहीं बल्कि कई ट्रॉय शामिल थे। श्लीमान ने उत्खनन का कार्य अत्यधिक तत्परता और कभी-कभी लापरवाही के साथ शुरू किया। उन्होंने रोमन और हेलेनिस्टिक खंडहरों के बीच गहराई तक खुदाई की, जब तक कि उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसे वे असली ट्रॉय मानते थे, जहां उन्होंने प्रियम का खजाना पाया, जिसमें सोने के आभूषण और वस्तुएं थीं जो राजा के स्वयं होने का दावा किया जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी को भी इन खजानों के साथ सजाया और उसकी एक तस्वीर भी खिंचवाई, जो एक रोमांटिक और विवादास्पद कदम था। बाद में आधुनिक पुरातत्वविदों की जांच में पता चला कि श्लीमान ने बहुत अधिक खुदाई कर दी थी, क्योंकि जिस परत का उन्होंने उल्लेख किया था उसकी उम्र 2500 ईसा पूर्व की थी। यह होमर्स की ट्रॉय से ठीक पहले का समय था। हालांकि ऊपर की परतें 6 और 7 में प्राचीन कांस्य युग के शहर पाए गए, जो लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व के ट्रोजन युद्ध के काल के साथ मेल खाते हैं। इन परतों में मजबूत दीवारें, भव्य टावर और आग से हुई विनाश के संकेत मिले। परत 7 में तीरों के सिरे, फेंकने वाले उपकरण और खंडहर मकान युद्ध या घेराबंदी की संभावना को दर्शाते हैं। इन संकेतों के आधार पर यह सवाल उठने लगे कि क्या यह वही शहर था जिसने माइसेनियन ग्रीस के क्रोध का सामना किया। अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि प्राकृतिक आपदाएं या आंतरिक संघर्ष विनाश के कारण थे, जबकि कई लोग हिस्सारलिक को ऐतिहासिक ट्रॉय मानते हैं, जो एशिया और पूर्व के बीच व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखने वाला रणनीतिक केंद्र था। युद्ध के पैमाने और प्रकृति पर बहस के बावजूद 3000 वर्षों से अधिक समय तक कहानी में ट्रोजन युद्ध का अस्थायी प्रभाव इसकी वास्तविकता का संकेत देता है। हालांकि ट्रॉय का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन युद्ध की सच्चाई अभी भी अनिश्चित है। होमर्स की कहानी में ग्रीक राजाओं का शक्तिशाली गठबंधन विरोधी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि ऐतिहासिक संदर्भ में यह मिकीनियन सभ्यता से उत्पन्न हुआ होगा। मध्ययुगीन ग्रीस के मुख्य भूमि पर लगभग 1600 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान मैकीनियन सभ्यता ने महत्वपूर्ण अवशेष छोड़े हैं, जैसे भव्य महल, लिखित दस्तावेज और समृद्ध मकबरे, जिनमें हथियार, सोना और कला का संग्रह था। इन महलों में सबसे प्रसिद्ध एक मीनी में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे माना जाता है कि यह राजा अगामेमनोन का आवास था, जो ट्रॉय में यूनानी सैनिकों का नेता था। होमर के सम्मान और भाग्य के विषयों के विपरीत मैकीनियन समाज व्यावहारिक था और युद्ध के प्रति प्रेरित था। उसने किले जैसे महल बनाए और योद्धाओं को हथियारों के साथ दफनाया। उनकी कला में युद्ध रथ, घेराबंदी और संगठित सैनिकों के दृश्य दिखाई देते हैं। पारंपरिक ग्रीस के विकेंद्रित गठबंधनों के विपरीत मैकीनियन साम्राज्य केंद्रीकृत था, जो प्रभावशाली नेताओं और नौकरशाही अभिजात वर्ग द्वारा शासित था और व्यापार तथा सैन्य गतिविधियों में सक्रिय था। पूर्वी भूमध्य सागरीय के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मिस्र, लेवंत और ट्रॉय के पास, मिलीमियनी की मिट्टी की खोजें उनके व्यापार, समुद्री यात्रा, लूटपाट और विजय के प्रयासों को दर्शाती हैं। संभवतः मैकीनियन तटीय शहरों और व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, विशेष रूप से पश्चिमी अनाटोलिया में जहां ट्रॉय स्थित था। उनका प्रारंभिक लिपि लिनियर बी एक सैन्य केंद्रित संस्कृति का संकेत देती है, जो चढ़ावा, कर वसूलती थी और हथियारों तथा कवच का विस्तृत रिकॉर्ड रखती थी। हालांकि इस लिपि में सीधे ट्रोजन युद्ध का उल्लेख नहीं है। यह उस दुनिया का संकेत देती है जहां ऐसे संघर्ष सामान्य थे। इसलिए युद्ध संभवतः केवल हेलन पर ही केंद्रित नहीं था,
बल्कि व्यापार नियंत्रण, समुद्री मार्गों और पूर्वी क्षेत्रों में प्रभाव के इर्द गिर्द घूम रहा था। वास्तव में ट्रॉय जैसी समृद्ध शहर को लक्षित करने वाली एक मैकिनियन अभियान के लिए दिव्य हस्तक्षेप या रोमांटिक उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। ट्रोजन युद्ध की ऐतिहासिक स्थिति प्राप्त करने के लिए शक्ति, महत्वाकांक्षा और समय की सटीकता जरूरी थी। ग्रीक नाविकों ने एगेयन सागर में नौकायन किया हो सकता है, एक मजबूत शहर का घेराव किया हो और ऐसी कथा रची हो जो हर बार दोहराने पर और अधिक विस्तृत होती गई, जिसमें वीरतापूर्ण कार्यों का जश्न मनाया गया। इस महाकाव्य संघर्ष को सही तरीके से समझने के लिए हमें उन लोगों के मनोविज्ञान में उतरना होगा जिन्होंने इसे सुनाया और इसमें विश्वास किया। प्राचीन और शास्त्रीय काल में यूनानियों ने मिथक और इतिहास के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींची थी, जैसे आज के समय में है। अकीलिस, हेक्टर, एडिसियस और हेलन जैसे पात्र उनके लिए से ये केवल मनोरंजन के पात्र नहीं थे, बल्कि वे एक बीते हुए युग की वीरता का प्रतीक थे, जहां देवता मनुष्यों के साथ मिलकर भाग्य बनाते थे और दिव्य हाथों से आकार देते थे। इलियड में देवता न केवल युद्ध पर नजर रखते थे, बल्कि उसके प्रवाह को सक्रिय रूप से प्रभावित भी करते थे, एक ऐसी विश्व दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसमें देवता मानव भाग्य को प्रभावित करते हैं। देवताओं और भविष्यवाणियों की प्रमुखता के बावजूद यह महाकाव्य क्रोध, अभिमान, प्रतिशोध और दुहक के मानवीय अनुभवों में भी गहराई से उतरता है। उदाहरण के लिए अचलीस और हेक्टर केवल योद्धा ही नहीं थे, वे जटिल भावनाओं और दुविधाओं का प्रतीक भी हैं जो युगों के पार गूंजते हैं। जबकि पुरातात्विक साक्ष्य अचलीस या हेलेन जैसे पात्रों के अस्तित्व का समर्थन नहीं करते, प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित कुछ नाम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हैं जो अंतिम कांस्य युग की दुनिया के साथ मेल खाता है। यह बहुत संभव है कि यदि युद्ध हुआ भी तो वह उन व्यक्तियों द्वारा लड़ा गया था जो होमर द्वारा दर्शाए गए लेजेंडरी हीरोज से बहुत कम मिलते जुलते थे। वे अधिकतर शक्ति, दौलत या प्रतिशोध के लिए लड़ने वाले कठोर युद्ध लड़ाके जैसे दिखते थे, न कि चमकदार कवच में दिव्य आकृतियों के रूप में। समय के साथ उनके संघर्ष की कथा अधिक गहरे अर्थ वाली बन गई। यह कथा केवल ऐतिहासिक सटीकता के लिए नहीं सुनाई गई, बल्कि ग्रीकों की सामूहिक पहचान को आकार देने के लिए थी। ट्रोजन युद्ध उनके मूल्यों, भय और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन गया, जो केवल तथ्यों से परे था। यही है मिथक की शक्ति, जो अपनी सजावट में भी प्रामाणिकता का आभास कराता है। इस प्रकार इसकी स्थायी अपील सुनिश्चित करता है। ट्रोजन युद्ध की कई घटनाओं में एक घटना सबसे अधिक गूंजती है, ट्रॉय का पतन, जो प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स रणनीति के माध्यम से आयोजित किया गया था। होमर के कार्य की बाद की व्याख्याओं के अनुसार, विशेष रूप से वर्जिल की कथन में, जब ग्रीक 10 वर्षों के युद्ध के बाद ट्रॉय की अभेद्य दीवारों को तोड़ने में असमर्थ थे, तो उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने भगवानों को एक कथित उपहार के रूप में एक विशाल लकड़ी का घोड़ा छोड़ दिया जब वे प्रस्थान करने का नाटक कर रहे थे। थके हुए और शांति के लिए तैयार ट्रोजन ने उस घोड़े को अपनी शहर में विजय के प्रतीक के रूप में लाया। अंधकार के आवरण में घोड़े के अंदर छुपे हुए ग्रीक सैनिक बाहर आए, गेट खोलें और लौट रहे ग्रीक सेना का स्वागत करके ट्रॉय को लूटने लगे। शहर को लूट लिया गया, उसके मंदिरों का अपमान किया गया और उसके निवासियों को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। एक बार महान सभ्यता गिर गई और इसमें राजा प्रियम का दुखद निधन और ट्रॉय का पूरी तरह से विनाश हुआ। इन घटनाओं की सत्यता अभी भी बहस का विषय है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य ट्रॉय के हिंसक विनाश का समर्थन करते हैं, जिसमें 7वीं परत लगभग 180 की तारीख की गई है। जली हुई अवशेष, टूटी हुई किलेबंदियां और अचानक बसावट का खत्म होना
सभी एक विनाशकारी घटना की ओर संकेत करते हैं जो किंवदंती के विवरण के साथ मेल खाता है। समय रेखा किंवदंती के साथ मेल खाती है, फिर भी कोई ठोस अवशेष नहीं है। न तो विशाल लकड़ी के घोड़े का कोई प्रमाण है और न ही ऐसी चालाक धोखे का कोई दस्तावेज। यह एक कल्पनाशील निर्माण हो सकता है जो धोखाधड़ी का प्रतीक हो, या बाद के कवियों द्वारा कहानी के यादगार चरमोत्कर्ष को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया एक नाटकीय एम्बेलिशमेंट हो सकता है। कुछ शिक्षाविद प्रस्तावित करते हैं कि घोड़े को कभी-कभी घेराबंदी मशीन या भूकंप या आंतरिक विद्रोह के लिए भुला दिया गया शब्द समझा गया हो सकता है। अन्य का तर्क है कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक प्रभाव के लिए बनाई गई कथा हो सकती है, न कि ऐतिहासिक सटीकता के लिए। चाहे वह मिथक हो या रूपक, ट्रॉय का पतन कुछ अधिक गहरे अर्थ का प्रतीक है। एक युग का पतन। ट्रॉय के पतन के बाद मीनी और उग्रिड जैसे कई महत्वपूर्ण कांस्य युग के नगर भी नष्ट हो गए। व्यापार नेटवर्क टूट गए, भाषाएं विलुप्त हो गईं और सभ्यताएं गिर गईं। ट्रोजन युद्ध उस समय की एक धुंधली अवधि का अंतिम महाकाव्य हो सकता है। और घोड़ा, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पना का, वह माध्यम था जिसके माध्यम से उस प्राचीन दुनिया का परिवर्तन कथा में हुआ। ट्रॉय का पतन कथा का अंत नहीं था, बल्कि कई प्राचीन दर्शकों के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। संघर्ष के बाद का प्रभाव प्राचीन विश्व में एक उदासीन धुन की तरह गूंज रहा था। होमर की ओडिसी में ओडिसियस ने युद्ध के बाद 10 वर्षों तक भटकाव सहा, जिसमें वह राक्षसों, जादूगरनों और पोसेडन के क्रोध का सामना करता रहा। उसकी यात्रा दृढ़ता, लालसा और विजय का मूल्य की कहानी में बदल गई। कई नायक दुखद अंत का सामना करते हैं। अगामेम्नोन, ग्रीक नेता, अपनी वापसी पर अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। अजय ने डिसऑनर, अपमान के बाद अपनी जान ले ली। मेनेलाउस ने हेलेन के साथ स्पार्टा में पुनर्मिलन किया। फिर भी उनकी मुलाकात, जैसा कि कुछ किंवदंतियों में कहा गया है, दूरदराज और ठंडी थी। अंत में वहां आइनियस था, एक ट्रोजन राजकुमार जो रोमन मिथक के अनुसार अपने पिता के साथ जलते शहर से भाग गया। रोमन कवि वर्जिल ने आइनीड में एक युवा पुत्र की यात्रा का वर्णन किया है, जिसने तूफानों और युद्धों के बीच भूमध्य सागर को पार किया, जब तक कि वह इटली नहीं पहुंचा, जहां माना जाता है कि वह रोम का पूर्वज था। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की राजनीतिक मिथक भी थी। ट्रोजनों की वंशावली का दावा कर रोमनों ने अपने साम्राज्य को नायकों के युग से जोड़ा, यह संकेत देते हुए कि उनकी सभ्यता एक सम्मानित अतीत के बचे हुए लोगों से उभरी है, न कि बर्बर लोगों से। इसने ट्रोजन युद्ध को केवल एक ग्रीक किंवदंती से बदलकर संस्कृतियों के बीच एक साझा स्मृति बना दिया। विभिन्न समाजों ने ट्रॉय के साथ संबंध बनाए, चाहे वे विजेता, पीड़ित या उत्तराधिकारी के रूप में हों। कई नगरों ने ट्रोजन संस्थापकों और राजाओं का दावा किया और ट्रोजन वंशावली का गर्व किया। यह दर्शाता है कि युद्ध का महत्व केवल युद्ध से अधिक था। यह सहनशीलता, हानि और राष्ट्रों की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक था। ट्रॉय, चाहे वह तथ्यात्मक हो या काल्पनिक, एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विकसित हुआ, जिससे सभ्यताओं ने अर्थ, विरासत और वैधता प्राप्त की। यह केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता था, जो अतीत और भविष्य के बीच एक मिथकीय विभाजन था, जिसने जीवित रहने, शोक और नई शुरुआत की कहानियों को जन्म दिया। समय के साथ ट्रोजन युद्ध की कहानी मौखिक परंपरा से रणनीतिक उपकरण में बदल गई। यह मिथक से ऐतिहासिक स्मृति में परिवर्तित हो गई और शक्ति का स्रोत बन गई।
प्राचीन यूनान में एथेंस और स्पार्टा जैसे शहरों ने अपने पहचान बनाने के लिए ट्रोजन युद्ध का उपयोग किया। एथेनी नाटककारों ने हेलेन और मेनेलस जैसे पात्रों की व्याख्या केवल पीड़ित या प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि ग्रीक गर्व, बहादुरी और कभी-कभी कमियों के प्रतीक के रूप में की। यूरिपिड्स जैसे नाटककारों ने युद्ध के नैतिकता की जांच की, यह सवाल उठाते हुए कि क्या यह प्रेम के लिए लड़ा गया था या लालच और अभिमान के मकसद से छुपाया गया था। यह युद्ध उस ढांचे के रूप में कार्य करता था जिसके माध्यम से यूनानियों ने अपने मूल्यों और कार्यों की परीक्षा की। ट्रोजन युद्ध सदियों को पार कर गया है, अपनी आकर्षक कथा के साथ सभ्यताओं को मंत्रमुग्ध करता रहा है, जिसमें राजनीति और वीरता का मेल है। ट्रॉय के पतन से लेकर अभिमान के खिलाफ चेतावनी और रोमन साम्राज्य द्वारा मिथक का पुनः निर्माण कर उसे वैधता देने तक यह कहानी समय के साथ विकसित होती रही है। आधुनिक युग में कलाकार और लेखक कहानी की पुनः व्याख्या करते रहते हैं, जैसे कि अकिलीस और हेलेन जैसे पात्रों को समकालीन मूल्यों के साथ मेल खाने के लिए अनुकूलित किया जाता है। ट्रोजन युद्ध का स्थायी आकर्षण इसकी कालातीत विषयों जैसे प्रेम, गर्व और विनाश के प्रतिबिंब में है, जबकि इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इसकी भावनात्मक प्रभाव स्थायी रहता है, प्रत्येक पीढ़ी को संघर्ष, त्रासदी और स्मृति के सार की याद दिलाता है। ट्रोजन युद्ध के पीछे सच्चाई का पता लगाने का प्रयास केवल तथ्यों से परे है। यह उसकी स्थायी महत्ता और सार्वभौमिक सत्य को समझने का प्रयास है जो इसकी कालातीत कथा में निहित है। ट्रॉय की दीवारों जिहा के नीचे एक मिट्टी की पट्टी पर किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। किसी भी कब्र में दिव्य कांस्य का शील्ड नहीं मिला है। फिर भी हम कहानी को बार बार फिर से देखते रहते हैं। ट्रोजन युद्ध का सार सही खातों या निर्विवाद साक्ष्यों में नहीं है। यह स्मृति को स्थायी प्रकृति में निहित है, जब इसे सम्मान, शोक, प्रेम और गर्व जैसी भावनाओं द्वारा छुआ जाता है। विवरण धुंधले, सजाए गए या पूरी तरह से कल्पित हो सकते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। एक शहर और एक संघर्ष था जिसने एक ऐसी कथा को जन्म दिया जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने संपूर्ण सभ्यताओं के सार को प्रभावित किया। आधुनिक विद्वान सुझाव देते हैं कि यदि युद्ध वास्तव में हुआ भी था तो वह शायद एकल महान घेराबंदी नहीं थी, बल्कि समय के साथ लड़ी गई कई टकरावों की श्रृंखला थी जिनका उद्देश्य व्यापार, मार्गों, संसाधनों या क्षेत्रीय प्रभुत्व पर नियंत्रण था। ट्रॉय का पत्थर का घोड़ा होने के कारण नहीं गिरा, बल्कि आग और समय के प्रवाह के कारण गिर पड़ा। फिर भी यह किंवदंती कायम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रॉय का सार दो क्षेत्रों में बसता है। एक क्षेत्र पुरातत्व का है जो मिट्टी में दफन है, मिट्टी के टुकड़ों और टूटी फूटी किलों के भीतर। दूसरा क्षेत्र भावनात्मक है जो कविताओं, धुनों और सपनों के माध्यम से संचारित होता है। कवि होमर, जो भी हो सकता है, इस अवधारणा को किसी से बेहतर समझता था। उसके शब्द युद्ध का एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं जो समय से परे है। होमर की चित्रण में ट्रॉय केवल एक शहर नहीं था, बल्कि सभी मानवीय कथाओं का पृष्ठभूमि था। प्रेम और हानि, महिमा और पतन के विषय हमारे साथ गूंजते हैं, गहरे भावनाओं और यादों को जागृत करते हैं। इसलिए क्या ट्रोजन युद्ध वास्तव में हुआ था? इसका उत्तर दोनों हाँ और नहीं है। न जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे नहीं, फिर भी पूरी तरह से कल्पना नहीं। यह वास्तविकता, स्मृति और प्रतिबिंब का मिश्रण है। वहीं पर ये तत्व मिलते हैं जहां पर किंवदंतियां जन्म लेती हैं। ट्रॉय शायद नष्ट हो गया हो,
उसकी दीवारें गिर गई हों, लेकिन उसकी विरासत कायम है। यह दोष रहितता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर जलते हुए अग्नि से बात करता है।